बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंप्लीट आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने KST लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इससे पहले 4 प्लेलिस्ट वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट करवाई हैं, HTML5 के नाम से, CSS एंड CSS3 के नाम से, बूटस्ट्रैप 5 फ्रेमवर्क के नाम से और जावास्क्रिप्ट के नाम से। ये चारों प्लेलिस्ट अगर आपने कंप्लीट कर ली हैं तो आज मैं आपको इन चारों प्लेलिस्ट को कंबाइन करके एक फुल एंड फ्लेज प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि आया कि जो आपने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट सीखी है, आया कि आपको उसका नॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कोई भी बैकएंड लैंग्वेज लाइक PHP, जावा या C# यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम डेटाबेस लैंग्वेज SQL यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सारी की सारी लॉजिक्स और अपना डाटा जो है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो है वो स्टोर करेंगे। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारी वेब डेवलपमेंट की लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी तो आप सिंपली न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करें KST लर्निंग। तो हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से KST लर्निंग के नाम से वो भी आपके सामने आ जाएगी स्टार्टिंग के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें हमारा जो यूट्यूब चैनल है KST लर्निंग का, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लेके जाऊँ तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप किस तरह से हमारी पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट की जो प्ले लिस्ट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आप जब हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपने प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड डिफरेंट प्ले लिस्ट मिलेंगी। आपने यहाँ पे कौन सी प्ले लिस्ट ढूंढनी है वेब डेवलपमेंट की, तो ये देखें ये लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर तकरीबन 252 वीडियोज़ हैं जिसमें आपको चारों चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। तो आप हमारी ये जो प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स वाली, इसको वॉच करें तो आपको 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उन 4 चीज़ों को सीखने के बाद आप जो है इस प्रोजेक्ट की वीडियो को जो है वो वॉच कीजिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को करने के लिए हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे अपने कोड को राइट करने के लिए, वो है जी सबलाइम। तो सबसे पहले हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले मैं चाहता हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैं एक फ़ोल्डर में क्रिएट करूँगा। मतलब अपनी सारी की सारी फाइल जो है वो एक फ़ोल्डर में रखूँगा। ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है कि वो अपना जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो उसकी सारी की सारी जो मटेरियल होता है या उसकी सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं वो एक सिंगल फोल्डर के अंदर जो है वो रखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे दोस्तों एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप की विंडो पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे और देन यहाँ पे हम एम्प्टी फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये मैंने अपने फोल्डर का नाम सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो हमने एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया है इसको हम ओपन करेंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। तो हम आ जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है आपका फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लोकेशन चूज़ करेंगे डेस्कटॉप और उसके बाद ये देखें हमारा फोल्डर जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो फोल्डर था फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले 2 फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने फोल्डर के नाम के ऊपर इस तरह राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल एक क्रिएट होके आ चुकी है। इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है आपने फाइल का नाम क्या रखना है, तो हम यहाँ पे अपनी फाइल का जो नेम है वो रखेंगे index.html। तो अपनी फाइल को जो है वो जो भी आपने नाम रखना है उस फाइल के नाम के आगे .html लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जो HTML फाइल होती है इसी में हम अपना सारे का सारा HTML का कोड करते हैं, बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस यूज़ करते हैं और साथ साथ हम CSS भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे CSS जो है वो बहुत ही माइनर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सारी की सारी डिज़ाइनिंग जो है वो अपने बूटस्ट्रैप 5 के फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे हम एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना CSS का कोड करेंगे। तो उसके लिए मैं अगेन अपने ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले फोल्डर के नाम पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। एक और फाइल क्रिएट हो गई है, फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसका नाम रखूँगा स्टाइल डॉट CSS। तो HTML की फाइल के साथ लिखते हैं अपनी फाइल का नाम डॉट HTML और CSS की फाइल के साथ लिखते हैं स्टाइल, जो भी फाइल का नाम रखना है, जैसे मैंने नाम रखा स्टाइल आगे डॉट CSS। तो ये दो चीज़ें आपको पहले से बखूबी बताऊँगी। अब दोस्तों हमारी ये जो डॉट HTML वाली फाइल है, यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह लेस देन लगा के लिखेंगे HTML और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये खुद ब खुद जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML5 का वो ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल के नीचे हम जो है वो सबसे पहले हमने चूँकि बूटस्ट्रैप के साथ अपनी सारी की सारी डिज़ाइनिंग करनी है तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन CDN लिंक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट दे दूँगा बूटस्ट्रैप 5 CSS CDN लिंक, ठीक है, लिंक। और उसके बाद हम इसको कमेंट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ये कमेंट कर देगा इसको। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी CSS की कस्टम फाइल इंप्लीमेंट करनी है, मतलब ये जो हमने स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाई थी उसको कहते हैं कस्टम फाइल। तो यहाँ मैंने कहा CSS की जो कस्टम फाइल है उसको मुझे लिंक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ कि ये CSS की फाइल में कमेंट करने जा रहा हूँ और इसके नीचे मैं सबसे पहले लिखाऊंगा एक लिंक टैग और इस लिंक टैग के अंदर मैंने बताया कि मेरी जो फाइल का नाम है वो है स्टाइल। चूँकि फ़ाइल मेरी दोनों फाइल्स इसी सेम फोल्डर में पड़ी हुई हैं लिहाजा अब मुझे कोई पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं अपनी फ़ाइल का नेम बताऊंगा। तो मैंने कहा मेरी फ़ाइल का नेम है स्टाइल डॉट CSS। अब जो ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, ये जो बूटस्ट्रैप की बेसिकली हमने लिंक लगाना है यहाँ पे बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिंक टैग यूज़ करेंगे और इस लिंक टैग के अंदर हम बेसिकली अपनी बूटस्ट्रैप 5 जो फ्रेमवर्क है उसके CSS का CDN लिंक लगाएंगे। अब यहाँ पे CDN लिंक हम कहाँ से लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं, यहाँ पे न्यू टैब लिखते हैं KST। तो दोस्तों मैं इस अपनी वेबसाइट की जो पोस्ट है जहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप का CDN लिंक मिलेगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जब आप लिंक के थ्रू यहाँ पे आएंगे तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ जाएंगे। ये देखें ये वो पोस्ट है जनाब, बूटस्ट्रैप 5 एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट CDN लिंक्स। तो यहाँ पे देखें जब दोस्तों आपको जो मैं वीडियो के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करूँगा, जब आप उस लिंक के थ्रू यहाँ पे आएंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें तो ये देखें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CSS CDN लिंक और इसके नीचे ये देखें हमें लिंक भी दिया गया है। इस लिंक को आपने ऐसे कॉपी करना है, सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करें और यहाँ पर आकर यहाँ पे href के अंदर Ctrl+V से पेस्ट कर दें। ये आपका CSS का बूटस्ट्रैप 5 का CSS CDN लिंक था। अब आपने जावास्क्रिप्ट का बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट का CDN लिंक है वो भी यहाँ पे लगाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट CDN लिंक और यहाँ पे इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिंक कैसे ऐड करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और इस स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग के अंदर हम लिखते हैं SRC और इस SRC के अंदर हम बेसिकली अपनी वो जो लिंक है बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट का CDN वो यहाँ से उठाएंगे। तो वो कहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट CDN लिंक और नीचे ये देखें ये लिंक दिया गया है। इस लिंक को आपने ऐसे Ctrl+C से कॉपी करना है, यहाँ पर अगर ये आपने SRC के अंदर इसको पेस्ट कर देना। चलें जी, आपने बूटस्ट्रैप का CSS का CDN लिंक भी यूज़ कर लिया और जावास्क्रिप्ट का CDN लिंक भी यूज़ कर लिया। अब आप मज़े से बूटस्ट्रैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अब इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। चलें जी, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि हमने क्रिएट क्या करना है। हमने बेसिकली ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है आपके सामने जो बना हुआ है इस वक्त। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए जितने चाहें स्टूडेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। 10, 15, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने आप चाहो आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो स्टैटिक अरे यूज़ नहीं की, डायनामिक अरे यूज़ की है। डायनामिक अरे मीन ऐसी अरे जिसके अंदर आप जैसे जैसे साइज़ बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली डायनामिकली अरे जो है वो उसका साइज़ बढ़ता जाएगा।
ठीक है। उसमें जितने चाहो आप स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऊपर मेन्यू है, यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं एक न्यू टैब ओपन करूँगा। इस न्यू टैब पे हमने ये जो अब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का हम जो रिजल्ट है वो अपने इस न्यू टैब पे देखेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये जो दोस्तों HTML की फाइल बनाई है, इस HTML की फाइल का जो रिजल्ट है वो हम कैसे देखेंगे। उसके लिए अपनी इस HTML की फाइल के ऊपर हम इस तरह राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करेंगे और गूगल क्रोम पर आएंगे और यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे उस पाथ को और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखें, ये हमारी जो HTML की फाइल थी वो यहाँ पे रन हो चुकी है। एक तरीका है ये इसको रन करने का। दूसरा तरीका, अगर मान लो आपको इस तरह से रन करना नहीं आता या आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी इस HTML की फाइल को रन कैसे करोगे। उसके लिए ना आप सिंपली ये जो आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था, इस फोल्डर को ओपन करो। फोल्डर को ओपन करने के बाद ये देखो, ये आपकी index.html फाइल है। इस फाइल के ऊपर ऐसे आप राइट क्लिक करो। जैसे आप दोस्तों अपनी इस index.html फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विद का। ओपन विद पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपकी ब्राउज़र दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी आउटपुट जो है वो गूगल क्रोम पे आके ओपन हो गई है। तो ये दो तरीके थे अपनी आउटपुट को गूगल क्रोम पे रन करने के। तो चलें इसको वैसे ही रन देते हैं। अब जनाब हम आते हैं यहाँ पे और इसको बंद कर देते हैं, सबलाइम पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये जो CSS की फाइल बनाई है, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए जो गूगल फाउंट यूज़ करूँगा। तो गूगल फाउंट यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम गूगल का एक फाउंट है पोपियंस के नाम से। हम चाहते हैं हमारा जो फाउंट का स्टाइल है वो पोपियंस की तरह हो जाए, बहुत क्यूट सा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल फाउंट्स पोपियंस। आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके गूगल फाउंट्स पोपियंस और उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी आपको, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट founts.google.com, जिसमें आप लिखा हुआ मिल रहा है पोपियंस गूगल फाउंट्स। यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऊपर एक बटन मिल रहा है गेट फाउंड के नाम से, आप इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह दो बटन मिलेंगे, गेट एम्बेडेड कोड और डाउनलोड ऑल। यहाँ पे हम गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक लिंक और एक इंपोर्ट। हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे से कॉपी कोड करेंगे। वापस जाएंगे सबलाइम पे और यहाँ पे ये style.cs की फाइल के अंदर हम यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो स्टाइल का ओपनिंग है इसको भी आपने रिमूव कर देना और ये जो स्टाइल का क्लोजिंग है इसको भी आपने रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेक्टर यूज़ करना है और यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा जो पैडिंग है बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 कर दो, जो हमारी वेबसाइट का मार्जिन है वो भी 0 कर दो और उसके बाद जो उसकी बॉक्स साइजिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं आपको। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली पोपियंस या फिर सेंस सीरीफ, इसको करें कॉपी और वापस आ जाएँ और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने लिखना है फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल आप नॉर्मल कर लें, ठीक है। और फ़ॉन्ट का जो वेट है, फ़ॉन्ट वेट वो आप कर लें 400। चलें कंट्रोल से सेव करें इसको। चलें जी, बस इतनी हमने CSS की स्टाइलिंग करनी थी, बस हमने कर ली। अब बाकी हम सारी बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। वापस चलते हैं index.html फाइल के ऊपर और यहाँ पर अगर सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक डिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक डिव, ठीक है। और इस डिव को लेफ्ट और राइट से मार्जिन देने के लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, कंटेनर क्लास, ठीक है, कंटेनर क्लास, ठीक है। चलें जी, ये बेसिकली हम जो है लेफ्ट राइट से मार्जिन दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन टॉप देने के लिए हम empty-5 यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास। अब इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये हमारी बेसिकली पूरे पेज की ओवरऑल एक डिव है जो बेसिकली समझ लें पूरे पेज को हैंडल कर रही है। मतलब ये जो आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, ये जो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पूरी की पूरी वेबसाइट के इस होल पेज को जो है समझें ये आपकी डिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम अपना सारे का सारा जो HTML का कोड है वो अपनी इसी डिव के बिटवीन करेंगे, दरमियान में करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने इस पूरे पेज के अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, ये मेन्यू क्रिएट करना है। ये जो आपको ऊपर मेन्यू दिखाई दे रहा है
क्रिएट, रीड, सर्च, अपडेट एंड डिलीट, ये मेन्यू क्रिएट करना है। दोस्तों ये मेन्यू बेसिकली होता है नेविगेशन बार। इस नेविगेशन बार को बूटस्ट्रैप में ना हम बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस मेन्यू को बनाने के लिए आपने लेनी है एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इस अनऑर्डर लिस्ट को आपने एक नेविगेशन बार में कन्वर्ट करने के लिए आपने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी है नैव के नाम से। ठीक है, और उसके बाद जब आप लिखते हो नैव तो बेसिकली ये एक नेविगेशन बार बना देगा। लेकिन इसको ब्यूटीफुल नेविगेशन बार बनाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, ये नेविगेशन बार एक बटन में कन्वर्ट, जैसे आपको ये बटन दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे हम किसी भी बटन यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखें वो एक बटन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये करने के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नैव क्लास लिखनी है। नैव करने से सिर्फ आपकी नेविगेशन बार बनेगी। उसके बाद उसको बटन की शेप देने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे नैव हाइफन पिल्स। ठीक है, और उसके बाद अपने इस नेविगेशन बार को बिल्कुल ये जिस तरह मैंने सेंटर में अलाइन किया हुआ है, इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या बोला, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आप लिखोगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। चलिए इतना कर लिया। अब यहाँ पे इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यूज़ करनी है लिस्ट आइटम्स, यानी एल आईज यूज़ करनी है। ये बेसिकली जो आपका एल आई है ये लिस्ट आइटम है, एक सिंगल लिस्ट आइटम है। कौन सी, जैसे ये देखें, ये क्रिएट एक लिस्ट आइटम है, रीड एक लिस्ट आइटम है, सर्च एक लिस्ट आइटम है। तो यहाँ पे मैंने कहा एल आई जो है मेरा पहला लिस्ट आइटम है, और इसके अंदर मुझे उसको होवरेबल मतलब क्लिकेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एंकर जो टैग है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा क्रिएट, पहला ऑप्शन क्या है क्रिएट। ठीक है, और इस दोस्तों ये जो आपने अपनी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाई है, सबसे पहले आप इसको बूटस्ट्रैप क्लास दो नैव आइटम की, क्योंकि ये एक आइटम है तो इसको हम लिखते हैं नैव आइटम, मतलब नेविगेशन आइटम। और उसके बाद ये जो आपने लिंक लगाया एंकर टैग, इसको सबसे पहले आप एक क्लास दो, कौन सी, नैव हाइफन लिंक क्लास होती है वो दो। और उसके बाद इसको आपको पता है ना, एंकर टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट होता है एच के नाम से, जिसके साथ हम इसको क्लिकेबल बनाते हैं। इसके अंदर हम हमने मतलब जब हम एंकर टैग पे क्लिक करें तो ये किस पेज में मूव करे या किस जगह पे मूव करे उसका रेफरेंस हम यहाँ पे एच के अंदर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब भी आप चाहते हो कि आप अपने इस नैव पिल्स के ऊपर जब क्लिक करो तो उसके लिए आपका ये जो एंकर टैग है ये एक ब्यूटीफुल जो है वो पिल्स की फॉर्म के अंदर जो है रिएक्शन करे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो बूटस्ट्रैप का एक एट्रीब्यूट हम लगाते हैं, डाटा हाइफन bs हाइफन टोगल इक्वल टू, और यहाँ पे लिखो पिल्स। ठीक है, पिल, सिंपल लिखो पिल। तो क्या करेगा ये, बेसिकली आप चूँकि आपने पिल्स बनाया ना, चूँकि आपने बटन्स की शेप दी है इसको पिल्स, तो इसलिए आपने यहाँ लिख दिया डाटा हाइफन bs हाइफन टोगल क्या बोला, पिल। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने जो है इसको एक्टिव करने के लिए, चलें वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको इस सिंपली आप क्या करो, ये आपने अभी एक लिस्ट आइटम क्रिएट किया, अब यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट आइटम क्रिएट कर लो। तो ये दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली एंड पाँचवीं बना ली। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑप्शन था क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है रीड, उसके बाद देन यहाँ पे हम लगा लेते हैं अगला ऑप्शन सर्च, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपडेट, और नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारी वेबसाइट थी, इसको F5 से एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें दोस्तों आपके सामने, ये देखें ये नेविगेशन बार बन गई है, क्रिएट, रीड, सर्च, अपडेट एंड डिलीट। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो आपका बाई डिफ़ॉल्ट जो पहला ऑप्शन है क्रिएट, वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, एक्टिव है, मतलब वो ऑलरेडी एक बटन की शेप बनी हुई है। तो उसको कैसे हम बटन की शेप दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ना आप अपना ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला लिस्ट नैव आइटम है, इसको आप यहाँ पे इसके ये जो एंकर टैग है इसको आप एक क्लास दे दो एक्टिव के नाम से। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये एक बटन की एक्टिव बटन मान जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये एक्टिव हो गया। समझ आ गई बात की। चलें दोस्तों, आपने नेविगेशन बार बनाना सीख लिया। अब इस नेविगेशन बार के नीचे जो है, जब मैं क्रिएट पे क्लिक, ये देखें ज़रा, जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ ये देखें क्रिएट पेज ओपन हो जाता है। जब मैं रीड पे क्लिक करता हूँ ये बेसिकली रीड पेज ओपन हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली दोस्तों इसको हम कहते हैं टैब्स। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने इस तरह एक ही सिंगल पेज के ऊपर इस तरह डिफरेंट टैब्स बनाने हो, मतलब सर्च पे क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाए, अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट टैब ओपन हो जाए, तो इसको हम बूटस्ट्रैप में कहते हैं टैब्स। तो ये कैसे बनाते हैं, उसके लिए ना यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और ये जो आपकी ओवरऑल डिव है ना, मतलब जो आपकी मेन डिव, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के ऊपर, ये जो आपकी मेन डिव है, इस मेन डिव के अंदर आपने यानी यहाँ पे इसकी अपनी इस अनऑर्डर लिस्ट के बाद, मतलब ये जो आपका ये तो अनऑर्डर लिस्ट आपका मेन्यू है ना, इस मेन्यू के बाद जो है आप यहाँ पे अब एक बनाओगे एक डिव। ठीक है, और इस डिव को टैब्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्लास देगा टैब हाइफन कंटेंट, टैब हाइफन कंटेंट। चलें जी,
तो ये बेसिकली आपकी डिव जो है वो आपके टैब्स बना देगी। अब इस डिव के अंदर आपने कितने टैब्स बनाने हैं उतनी आप मल्टीपल डिव्स लोगे। तो यहाँ मैंने कितने मेरे यहाँ पे नेविगेशन के अंदर कितने ऑप्शन हैं, यहाँ पे देखिए मेरे 5 ऑप्शन हैं, क्रिएट, रीड, सर्च, अपडेट और डिलीट। मतलब 5 ऑप्शन का मतलब क्या है, मुझे 5 डिफरेंट टैब्स बनाने हैं। तो आपने जितने भी टैब्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे अपनी इस ये जो टैब कंटेंट वाली डिव है इसके अंदर आप अपने सारे के सारे मल्टीपल जो है वो टैब्स बनाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला टैब बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले डिव लूँगा और इस डिव को एक टैब में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लास दोगे टैब हाइफन पैन के नाम से, जिसका मतलब है टैब पैनल। ठीक है, तो ये आपका एक टैब पैनल बन गया क्रिएट के लिए। अब इसी तरह दूसरा टैब पैनल बनाने के लिए आप सिंपली क्या करो, इसी को डुप्लीकेट कर लो। तो यहाँ पे इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट 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 1 2 3 4 बन गए और 5वां बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला टैब है ये किसके लिए है, ये हमारा क्रिएट के लिए है, क्रिएट टैब है, क्रिएट टैब। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा है ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा जनाब कौन सा टैब है, चलें यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारा रीड टैब है, रीड टैब। ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये जो हमारा टैब है ये किसके लिए हमने बनाया है, ये हमारा सर्च टैब है। समझ आएगी बात की, तो ये हमारा सर्च टैब है। उसके बाद ये कौन सा टैब है, ये हमारा अपडेट टैब है, अपडेट टैब है। चलें जी, और उसके बाद ये हमारा लास्ट पे कौन सा टैब है, डिलीट टैब है, डिलीट टैब है। चलें जी, अब सबसे पहले दोस्तों हमने सारे टैब बना लिए। अब बारी बारी इन टैब्स को एक आईडीज देंगे। क्यों बोला, क्योंकि देखें जब हम इस क्रिएट वाले एंकर टैग पे क्लिक करेंगे ना तो ये कहाँ भी मूव करे, इस टैब के ऊपर, मतलब ये जो पहला टैब है क्रिएट टैब। ठीक है दोस्तों, जब भी आपने किसी आपको पता है जब भी हम किसी एंकर टैग पे क्लिक करें और हमने अगर सेम पेज के ऊपर ही किसी जगह पे मूव करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ना अपने उस स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे हमने मूव करना हो उसको एक स्पेसिफिक आईडी देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको एक आईडी दे दी, क्या बोला, मैं इसको एक आईडी देता हूँ जैसे क्रिएट के नाम से। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेरा रीड टैब है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ रीड के नाम से। और उसके बाद ये जो मेरा सर्च टैब है इसको मैं एक आईडी देता हूँ सर्च के नाम से, SEARCH, सर्च के नाम से। उसके बाद ये जो मेरा अपडेट टैब है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ अपडेट के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा डिलीट टैब है इसको मैं आईडी देता हूँ डिलीट के नाम से। ठीक है, अब दोस्तों हर टैब को मैंने एक यूनिक आईडी दे दी है। ठीक है, अब यही आईडी जो है वो आप अपने इस एंकर टैग को दोगे कि जब आप इस एंकर टैग पे क्लिक करो ना तो ये अपने स्पेसिफिक पोर्शन पे चला जाए। तो अब यहाँ पे पहला एंकर टैग कौन सा, एंकर टैग। अब इसमें दोस्तों हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जब हम इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये हमें कहाँ पे ले जाए, हमारे इस क्रिएट वाले टैब पे ले जाए। तो इस क्रिएट वाले टैब की आईडी क्या है, क्रिएट। तो यहाँ पे आप इसके href में क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने किसी स्पेसिफिक आईडी पे मूव करना हो ना तो यहाँ पे href के अंदर लिखते हैं हैश और हैश के बाद अपनी आईडी का नाम बताते हैं। तो मेरी आईडी का नाम है क्रिएट। ऐसे ही ये जो एंकर टैग है इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली हम चाहते हैं कि जब हम इस एंकर टैग पे क्लिक करें तो ये मैं हैश कहाँ ले जाए, रीड वाली आईडी पे ले जाए। उसके बाद ये किसके लिए है, ये सर्च के लिए। तो यहाँ पे हैश हमारी आईडी का नाम क्या है, सर्च। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आईडी है, अपडेट आईडी है, तो हैश अपडेट। उसके बाद ये कौन सी है, हैश डिलीट। चलें जी, तो चलें जी, आपने सब अपने एंकर टैग्स को जो है लिंक कर दिया अपने डिफरेंट टैब्स की आईडीज़ के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों हर टैब के अंदर जो है हम एक यूनिक हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा H1 हेडिंग दे दो इसको। यहाँ पे कौन सी हेडिंग देंगे हम, करिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इस H1 हेडिंग को ना मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, जिससे ये सेंटर में हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, ये कलर हो गया। और उसके बाद इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ पे MT-5 यूज़ करूँगा। चलें जी, अब यही सेम हेडिंग मैं बाकी टैब्स में भी यूज़ करूँगा। तो ये हमारा कौन सा पहला टैब था, क्रिएट टैब, हाँ रीड, ओके क्रिएट टैब। और उसके बाद ये हमारा रीड टैब है, इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे रीड स्टूडेंट रिकॉर्ड, रीड स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद ये सर्च रिकॉर्ड है, इसमें हम जो हेडिंग लिखेंगे वो है जी। बेसिकली मैं ये क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो हमने टैब्स बनाया ये क्या वर्क भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली हेडिंग दी, ये हमारा रीड वाला टैब था, इसमें मैंने रीड वाली हेडिंग दे दी है।
ये हमारा सर्च वाला था, तो यहाँ पे मैंने सर्च वाली हेडिंग दे दी है। और उसके बाद ये हमारा कौन सा है जी, ये हमारा अपडेट वाला टैब है, तो इसमें हम जो है वो हेडिंग कौन सी देंगे, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद ये हमारी डिलीट वाला टैब है, इसमें हम जो है हेडिंग देंगे कौन सी बोला, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद दोस्तों ये जितने भी हमने टैब्स बनाए हैं, इन तमाम के तमाम टैब्स के अंदर जो सबसे पहला टैब है ना, ये वाला क्रिएट वाला टैब, ये टैब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। जिस तरह हमारा पहला नेविगेशन बार के अंदर जो पहला ऑप्शन था क्रिएट वाला, जिस तरह वो एक्टिव हमने उसको किया था एक्टिव क्लास के साथ, ऐसे ही जो आपने पहला टैब बनाया है इसको भी आपने एक्टिव करना है। तो एक्टिव कैसे करेंगे, उसके लिए ना अपनी ये जो क्रिएट वाली पूरी का पूरा टैब है ना, जिसको आपने ये टैब पैन दिया हुआ है, इसके साथ आप सिंपली लिख दो एक्टिव, तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो टैब्स हैं, चलें ये देखें यहाँ पे आके पहले एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया और ये देखें अगर मैं रीड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें रीड वाले टैब पे आ जाता है। सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सर्च टैब पे आ जाता है। अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अपडेट टैब पे आ जाता है। और डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें डिलीट वाले टैब पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये देखें मैं किसी भी टैब पे जाता हूँ ना, तो ये कोई ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ नहीं जा रहा, डायरेक्ट वहाँ पे उस टैब पे मूव कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ ब्यूटीफुल सी एनिमेशन के साथ वहाँ जाए, तो उसके लिए बुला के करेंगे दोस्तों, जो आपका पहला टैब है ना, उस टैब को छोड़कर जिस टैब को हम एक्टिव क्लास देते हैं ना, उसको हम एनिमेशन क्लास नहीं देते हैं। जो बाकी रिमेनिंग टैब है ना, मतलब जैसे ये बाकी रिमेनिंग टैब है, जैसे ये रीड टैब है, इस टैब को यहाँ पे टैब पैन के साथ आप एक क्लास ऑफ फैट, ठीक है, ये बेसिकली ना एक एनिमेशन क्लास है, जिससे क्या होगा कि जब भी आप इस टैब पे जाओगे ना, तो ये ब्यूटीफुल एक एनिमेशन के साथ जो है आपको मूव करवाएगा, ठीक है। अब यही सेम क्लास आप बाकी सब टैब में दो, ये देखो यहाँ पे बाकी सब टैब के अंदर भी जो आपके बाकी सब टैब हैं, इसमें भी आप ये एनिमेशन क्लास जो है वो ऐड कर दो। चलें जी, अब ज़रा इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश किया, अभी देखिएगा रीड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें कितने ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ जा रहा है, ये देख रहे हो ब्लिंकिंग कर रहा है वो, अब ये देखो, ठीक है जी। चलें जी, अब दोस्तों हमने क्या करना है, हम ये सारे हमने ऑप्शन भी बना लिए, हमने डिफरेंट टैब्स भी बना लिए। अब हमारा ये जो सबसे पहला टैब है क्रिएट वाला टैब, जिसमें हमने इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड हेडिंग दी हुई है, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है इस तरह एक फॉर्म ऐड करना है। जिस तरह ये देखो ये फॉर्म है ना, इस तरह एक फॉर्म ऐड करना है जिसमें स्टूडेंट अपना जो है डाटा फिल करेगा और उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करके तो आपका एक जो है रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही सेम फॉर्म ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और हमारा जो पहला टैब है कौन सा, ये वाला टैब जो है, ये वाला टैब है जिसमें लिखा हुआ है इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस वाली हेडिंग के नीचे अब यहाँ पे आप एक फॉर्म ऐड करोगे। तो फॉर्म ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म टैग लगाएंगे और इस फॉर्म टैग को हम बूस्टरैप की क्लास देंगे फॉर्म के नाम से। और इसके अंदर हम चाहते हैं कोई भी बंदा जब इसमें कोई रिकॉर्ड फिल करे तो ऑटो कंप्लीट ना हो, तो उसके हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है, इतना कर लिया हमने। ऑटो कंप्लीट ऑफ से क्या होगा, ये जो फॉर्म है ना, ये अपनी जो आपको सजेशन देता है ना कि आप इसमें ये फिल करो ये फिल करो, वो नहीं आपको दिया करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम एक लगाएंगे डिव। दोस्तों अगर आपने बूस्टरैप के अंदर किसी भी मल्टीपल टैग्स को एक जो है वो ग्रुप के अंदर बंद करना हो, तो उसके लिए हम एक डिव लगाते हैं और इस डिव को हम बूस्टरैप की क्लास देते हैं फॉर्म ग्रुप के नाम से, फॉर्म ग्रुप के नाम से, जिससे क्या होता है ये डिव जो है एक ग्रुप की फॉर्म बना लेगी। इसमें आप जितनी भी चीज़ें ऐड, मतलब जितने भी टैग्स ऐड करोगे ना, वो सारे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब उनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ मैंने कहा फॉर्म ग्रुप, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं बेसिकली दो चीज़ें यूज़ करूँगा, एक लेबल यूज़ करूँगा, लेबल में मैं लिखूँगा स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद इस लेबल के नीचे मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग यूज़ करूँगा, और इनपुट टैग के अंदर मैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखूँगा, और उसके बाद इसका नेम नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे एक आईडी यूज़ करूँगा, आईडी, क्योंकि दोस्तों मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर ना अपने इस इनपुट फील्ड का ना वैल्यू फैच करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक आईडी देता हूँ, किस नाम से, std id के नाम से, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बूस्टरअप की एक क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल के नाम से, जिससे क्या होता है, जब भी आप अपने फॉर्म के अंदर किसी भी इनपुट टैग को फॉर्म क्लास देते हो, ये क्लास देते हो ना फॉर्म कंट्रोल, इससे क्या होता है कि आपकी जो वो इनपुट फील्ड है ना, वो पूरी विड्थ ले, मतलब जितनी आपकी फॉर्म की विड्थ ना, वो कंप्लीट 100% विड्थ ले लेती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दिखाई दूँ, यहाँ पे देखें, आप करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें ये ऊपर लेबल लग गया स्टूडेंट आईडी, और नीचे देखें ये कितना ब्यूटीफुल एक हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे ना हम इसको चाहते हैं कि ये जो हमने अपनी स्टूडेंट आईडी के लिए जो फॉर्म ग्रुप क्लास बनाई थी ना, मतलब ये डिव बनाई है, इस डिव को मार्जिन देने के लिए हम इसको empty-3 दे देते हैं, जिससे क्या होगा ऊपर से इसको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। अब सेम यही हमने डिव जो है, ये फॉर्म ग्रुप डिव जो है कॉपी की और इसको फॉर्म के अंदर कंट्रोल पेज से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे
स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहाँ पे इसको आईडी दे देंगे std नेम, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अगेन इसी डिव को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो है अब नेक्स्ट बनाएंगे स्टूडेंट किसके लिए, स्टूडेंट क्लास के लिए, कि स्टूडेंट की क्लास क्या है, स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे हम इसको एक आईडी दे देते हैं स्टूडेंट std क्लास के नाम से। और उसके बाद इसी डिव को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट हमने कौन सी चीज़ ऐड करनी है फॉर्म के अंदर, स्टूडेंट CGPA, और यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं std CGPA के नाम से, CGPA। चलें ये कर लिया सारा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश, रीलोड करते हैं और ये देखें हमारी सारी चीज़ें ऐड होगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट CGPA। अब यहाँ पे नीचे हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे एक डिव और इस डिव को हम यहाँ पे ग्रुप दे देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म ग्रुप क्लास यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक एक बटन यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एक बटन यूज़ करेंगे और इस बटन को ब्यूटीफुल करने के लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करेंगे BTN और BTN प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। और उसके बाद इस बटन के अंदर हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे क्रिएट कर दिया इतना, ओके जी इतना कर दिया हमने। यहाँ पे वापस चलते हैं, F5 करते हैं रिफ्रेश और ये देखें ये क्रिएट का बटन आ गया यहाँ पे। लेकिन एक काम करेंगे, ये जो हमने डिव बनाई है ना क्रिएट बटन के लिए, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं empty-3, मार्जिन दे दिया। वापस चलते हैं, F5 किया रिफ्रेश, ओके अब बटन बन गया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम चाहते हैं अगर कोई इस फॉर्म के अंदर एरर आता है तो वो एरर हमें यहाँ पे नीचे जो है पैराग्राफ की फॉर्म में शो होता है। उसके लिए हम यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे ना इस डिव के नीचे एक यहाँ पे P टैग ऐड कर लेते हैं, यानी पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और इस पैराग्राफ को एक आईडी दे देते हैं MSG के नाम से, जिसका मतलब है मैसेज, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमने एक आईडी दे दी है किस नाम से, MSG के नाम से। और इसमें पहले मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको, लाइक मैंने लिख दिया नो रिकॉर्ड, ठीक है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर के नाम से, और उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ। उसके मैं लिखूँगा टेक्स्ट-डेंजर कलर, और उसके बाद मैं देता हूँ दोस्तों ये ना थोड़ा मार्जिन छोड़ दे ऊपर से, तो उसके लिए मैं empty-5 यूज़ करूँगा। और यहाँ पे वापस चल के एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, F5 से रिफ्रेश, और ये देखो ये नीचे लिखा आ गया नो रिकॉर्ड रेड कलर के साथ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ना ब्यूटीफुल करने के लिए थोड़े स्टैटिक ऐड कर लेता हूँ, ये इस तरह से नो रिकॉर्ड, कुछ इस तरह से स्टैटिक ऐड कर लिए। वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये ब्यूटीफुल से नीचे जो है हमारे पास एक एरर मैसेज आ गया, ठीक है। अब जब भी हमारा कोई एरर आया करेगा ना, तो इस तरह हम जो है एरर मैसेज जो है इसके अंदर डायनामिकली जो है वो शो किया करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो है हम इसको बाद में अपडेट भी करेंगे। चलें जी, तो ये हमने दोस्तों फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं जब हम इस फॉर्म के अंदर डाटा फिल करें, तो डाटा फिल करने के बाद जब हम इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमारी जावास्क्रिप्ट की जो अरे है उसके अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं। दोस्तों अब हम अपने इस फॉर्म का जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, वो जावास्क्रिप्ट के अरे के अंदर जो है वो स्टोर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारे पैराग्राफ के अंदर हमने स्टैटिक मैसेज दिया हुआ है नो रिकॉर्ड, इसको डिलीट करेंगे, यानी इस मैसेज को जो है वो हम डिलीट करेंगे। और यहाँ पर हम जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर जो मैसेज है वो अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनामिकली ऐड करेंगे। आपको पता ना हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML के किसी भी टैग के अंदर जो है वो कुछ भी टेक्स्ट जो है वो डायनामिकली ऐड कर सकते हैं। सो वो हम इस तरह से करेंगे। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इस फॉर्म को फिल करे, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके चलें। अब कोई भी बंदा जब इस फॉर्म को फिल करे, फिल करने के बाद इस क्रिएट के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करे ना, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। तो उसके लिए ये जो क्रिएट का बटन है, ये देखें ये हमारे पास बटन है क्रिएट का। इस क्रिएट के बटन को सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्रिएट के बटन को हम सबसे पहले टाइप दे देते हैं बटन की, क्योंकि अगर इसको टाइप नहीं देंगे तो वो समझेगा शायद ये एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने नॉर्मल बटन बनाना हो, मतलब आप चाहते हो कि जो आपका फॉर्म का डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे सबमिट ना हो बल्कि इसी सेम पेज पे रहे, तो उसके लिए आप इसको टाइप जो है वो बटन सेट कर दो। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो कि जब आप इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट कॉल करो, मतलब जब जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने कहा यहाँ पे क्या हो, एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए जिसका नाम हम रखते हैं क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से, क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है क्रिएट रिकॉर्ड, इसको हम नीचे जाकर डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों,
जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे एक चीज़ जो गौरतलब है वो ये, यहाँ पे आपने टाइप इक्वल टू बटन ज़रूर ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाना है और उसके अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को जो है वो कॉल करोगे। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है इसको मैं नीचे जाकर डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं अब अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो दोस्तों आपको पता है कस्टम जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, कस्टम जावास्क्रिप्ट। ओके जी, अब इसके नीचे जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए आपको पता है हम HTML के पेज में जब जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाते हैं। तो इस स्क्रिप्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों मैं दो यहाँ पे एक अरे बनाऊँगा और एक मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेट कीवर्ड के साथ मैं एक सबसे पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक बना लेता हूँ अरे और इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। तो अरे बनाने का आपको पता है ना, इस तरह अरे का नाम बोलते हैं इक्वल लगा के, जो भी आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपने अरे के अंदर वैल्यू रखनी हो वो वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप एक जो है वो डायनामिक अरे बना रहे हो, मतलब जिसमें आपने साइज़ नहीं बताया, जिसमें आपने एलिमेंट्स नहीं बताया कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आप इसमें जितने एलिमेंट्स चाहो जो है वो स्टोर कर सकते हो। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से, जिसको मैंने स्टार्टिंग पे 0 सेट कर दिया। अब तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये बेसिकली मुझे हेल्प करेगा ये बताने में कि आपकी अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपने उनका रिकॉर्ड स्टोर कर दिया है। तो अभी इसकी स्टार्टिंग के ऊपर वैल्यू 0 है, जिसका मतलब ये है कि अभी हमने किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर नहीं किया अपनी अरे के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल बनाया है ये अरे के अंदर हमें अरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे काम आएगा। मतलब जहाँ पे हमने ये बताना होगा ना कि हमारी अरे के इस इंडेक्स पे जाके डाटा स्टोर करो, तो उसके लिए हम ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हमने लिखा फंक्शन, आगे अपने फंक्शन का नाम क्रिएट रिकॉर्ड, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अब दोस्तों इस फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने इस फॉर्म का डाटा फैच करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो स्टूडेंट आईडी वाली इनपुट फील्ड है इसकी वैल्यू फैच करनी थी। उसकी वैल्यू फैच करने के लिए हमने इसको आपको पता है मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ऊपर एक फॉर्म बनाया था तो दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मैंने अपनी हर इनपुट फील्ड को एक यूनिक आईडी दी हुई है। देखो जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी वाली इनपुट फील्ड है उसको आईडी दी हुई है STD आईडी, फिर STD नेम, फिर STD क्लास। तो मैंने अपनी चारों की चारों इनपुट फील्ड को एक यूनिक आईडी दी हुई है। और आपको ये भी पता है कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर HTML के फॉर्म की किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू फैच करनी हो ना तो आप उसकी आईडी की हेल्प से फैच कर सकते हो। तो मैंने यूनिक आईडी दी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ STD आईडी के नाम से, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ किसके, मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले क्या करूँ डॉक्यूमेंट डॉट, ये दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं कि अगर आपने HTML की किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू फैच करनी हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद आप जब ये लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो इन राउंड ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल कोड के अंदर आप अपनी वो इनपुट फील्ड की आईडी बताते हो जिस इनपुट फील्ड की वैल्यू आपने फैच करनी है। तो मेरी जो सबसे पहली इनपुट फील्ड है मतलब ये वाली स्टूडेंट आईडी वाली, इसको मैंने आईडी दी हुई है STD आईडी के नाम से। तो मैंने लिखा STD आईडी, आगे उसकी वैल्यू फैच करनी है तो डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें राइट साइड पे उसकी वैल्यू फैच करके देगा और वैल्यू फैच करके हमने इस स्टूडेंट आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब सेम एज इट इज दोस्तों ऐसे ही हमने नेक्स्ट इनपुट फील्ड का रिकॉर्ड भी फैच करना है। सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नेम के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा STD नेम और उसके लिए हमने ये जहाँ पे उसको जो आईडी दी हुई है वो है जी STD नेम। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा STD नेम, उसके बाद STD क्लास, फिर STD CGPA। ठीक है जी, तो अब नीचे चलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमने नेक्स्ट जो तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना है वो है STD क्लास। और इसके अंदर हमने जिस इनपुट फील्ड की रिकॉर्ड फैच करना है उसका हमने आईडी रखी हुई है STD क्लास के नाम से ही। ठीक है, और उसके बाद सेम एज इट इज़ एक चौथा वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा STD CGPA। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे STD CGPA आईडी है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें दोस्तों हमने 4 वेरिएबल बनाए और चारों वेरिएबल के अंदर हमने अपनी डिफरेंट इनपुट जो फील्ड्स थी उनकी वैल्यू फैच करके रख लिया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो स्टूडेंट std id वाले वेरिएबल के अंदर जो हमें स्टूडेंट id मिली है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके हम चेक कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ जो ये जो वेरिएबल है std id वाला, मैंने कहा इसकी चेक करो वैल्यू क्या वो इक्वल टू किसके, एम्प्टी के। जब इससे आप डबल कोटेशन खाली एम्प्टी छोड़ देते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि क्या इस वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर दोस्तों इस वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी एंटर नहीं किया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ना यहाँ पे ये जो हमने पैराग्राफ बनाया था ना, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ जिसको हमने एक आईडी दी हुई है MSG के नाम से, तो मैंने कहा इस पैराग्राफ के अंदर डायनामिकली यहाँ पे लिखो प्लीज़ फिल एज स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये डायनामिकली लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट करेंगे, मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट अपने किसी भी एलिमेंट, आपको पता है ना HTML किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर हम उसकी आईडी बताते हैं। तो उसकी आईडी क्या है, MSG। तो मैंने सबसे पहले MSG वाली जो आईडी वाला मेरे पास पैराग्राफ है, मैंने उसको टारगेट कर लिया। अब मैंने कहा डॉट उसके अंदर जो आपको ना किसी भी HTML के किसी भी टैग के अंदर अगर आपने कुछ लिखना हो तो उसके लिए हम दो ऑप्शन जो है हमारे पास यूज़ होते हैं, दो कीवर्ड होते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अब दोस्तों आपने ये जो पैराग्राफ जिसको आपने टारगेट किया है उसके इनर टेक्स्ट के अंदर आपने क्या लिखना है वो आप यहाँ पे बताओगे डबल कोटेशन के अंदर। मैंने यहाँ पे कहा उसके अंदर जो है सबसे पहले 3 स्टार लगाओ, उसके बाद लिखो प्लीज़, यहाँ पे लिखो प्लीज़ फिल स्टूडेंट आईडी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी क्या होगा दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो है आपके इस पैराग्राफ को टारगेट करेगी और उसके इनर टेक्स्ट के अंदर ये लिख देगी प्लीज़ फिल स्टूडेंट आईडी। ठीक है, सेम एज डी नेक्स्ट हमने नेक्स्ट। अब दोस्तों हमने ये std id तो चेक कर लिया कि अगर std id नल एम्प्टी है तो हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया पैराग्राफ के अंदर। लेकिन अगर std id नल नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम जो है अगली कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ़ के साथ। एल्स इफ़ आपको पता ना, एल्स इफ़ हम क्यों लगाते हैं कि अगर ये जो पहला इफ़ है अगर ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला एल्स इफ़ जो है वो चेक होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कहा अब किसको चेक करना है, अब इस std नेम को चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा std नेम को चेक करो क्या वो भी एम्प्टी है। अगर वो भी एम्प्टी है तो फिर मैंने कहा ये जो मेरे पास पैराग्राफ है उसके अंदर जो मैसेज है उसको अपडेट कर दो, और मैसेज के अंदर क्या लिखो, प्लीज़ फिल स्टूडेंट नेम। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब सेम एज इट इज़ ऐसी नेक्स्ट हमने किसके लिए चेक करना है, स्टूडेंट क्लास के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज होगा std क्लास, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज भी चेंज होगा प्लीज़ फिल स्टूडेंट क्लास CLASS क्लास। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने किसके लिए चेक करना है, नेक्स्ट दोस्तों इसी चीज़ को हमने चेक करना है किसके लिए, स्टूडेंट CGP के लिए। तो उसके लिए हमने जो वेरिएबल बनाया हुआ है ये देखें std CGP है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, इस तरह से ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ फिल स्टूडेंट CGPA। ओके, लेकिन जी दोस्तों हमने चारों इनपुट फील्ड चेक कर ली हैं कि अगर स्टूडेंट जो हमारा यूज़र है अगर वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास या स्टूडेंट CGP में से किसी भी फील्ड को एम्प्टी छोड़ेगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डायनामिकली मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज़ लास्ट में लिखा एल्स, अदरवाइज ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब अगर यूज़र ने जो है वो तमाम की तमाम जो इनपुट फील्ड्स हैं अगर वो सारी फिल कर दी हैं तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, लास्ट में ये एल्स चल जाएगा। जैसे दोस्तों ये जो एल्स पोर्शन है जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये जो स्टूडेंट हमें ये जो वैल्यूज़ दी हैं मतलब चारों इनपुट फील्ड के अंदर हमें जो वैल्यू मिली हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, CGPA, वो हम किस में स्टोर कर देंगे, अपने इस स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली अरे के अंदर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरे स्टूडेंट, अब मैंने एल्स में आया और एल्स में आके मैंने कहा जो मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली अरे है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली इंडेक्स के अंदर, ठीक है, चूँकि ये एक अरे है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड एक अरे है, मैंने कहा उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले इंडेक्स के अंदर जाओ। इसका मतलब बेसिकली क्या है, हम बेसिकली कह रहे हैं उसके 0 वाले इंडेक्स में जाओ, क्योंकि आपको पता ना हमने स्टार्टिंग पर नंबर ऑफ इंडेक्स की वैल्यू क्या रखी है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो मतलब हैं, एक ये कि आपके अभी अरे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा ये
कि इसका मतलब है कि ज़ीरो वाले इंडेक्स पे जाओ। तो मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो मेरी अरे है उसके ज़ीरो वाले इंडेक्स पे जाओ और उसके अंदर एक और अरे बना दो। यानी यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप क्या कर रहे हो, अरे के अंदर अरे बना रहे हो, जिसका मतलब ये है मल्टी डिमेंशनल अरे। मतलब मल्टी डिमेंशनल अरे मीन एक ऐसी अरे जिसमें मल्टीपल रोज होंगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कहा जो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसके ज़ीरो वाले इंडेक्स पे जाओ और उसके अंदर एक और सब अरे बना दो। अब उस सब अरे को टारगेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसके ज़ीरो वाले रो में जाओ। अब यहाँ पे दोस्तों चूँकि दो रो के अंदर सॉरी अरे के अंदर अरे बन गई है। जब इस तरह आप मल्टी डिमेंशनल अरे बनाते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, फिर पहले आप अपनी रो का इंडेक्स नंबर बताते हो, फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर बताते हो। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरी ज़ीरो वाली रो का नंबर है उसमें उसके अंदर जो ज़ीरो वाला कॉलम है, मैंने कहा उसमें क्या स्टोर कर दो, उसमें मेरी स्टूडेंट आईडी वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टोर कर दो। समझ लगी बात की। अब यहाँ पे दोस्तों जो रो का इंडेक्स नंबर है ना जीरो, ये आप ऐसे जीरो नहीं लिखोगे, बल्कि यहाँ पे जो रो का इंडेक्स नंबर है ये आप किसके थ्रू बताओगे, अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले वेरिएबल की हेल्प से जो है वो रो का इंडेक्स नंबर बताओगे, जबकि कॉलम का नंबर जो है वो आप मैनुअली बताओगे जीरो। अब सेम एट इसी को कॉपी कर लो। अब आपने स्टूडेंट आईडी स्टोर कर ली। अब आपने कहा जो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो मेरी अरे है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट वाली रो के इंडेक्स में जाओ और उसके कौन से कॉलम वाले इंडेक्स, उसके वन वाला जो कॉलम है, वन वाला जो कॉलम है, पहले आपने जीरो वाले कॉलम में स्टूडेंट आईडी स्टोर किया, अब आपने उसके वन वाले कॉलम में क्या स्टोर कर दिया, स्टूडेंट नेम स्टोर कर दिया। ठीक है। अब ऐसे ही सेम एज इट इज़ आपने कहा यहाँ पे जो उसकी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाली रो है उसकी टू वाले कॉलम पे जाओ और जाके std क्लास वाले वेरिएबल के अंदर जो भी क्लास का क्लास स्टोर है वो स्टोर कर दो। फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे टू के बाद थ्री वाले कॉलम में क्या कर दो, जाओ और वहाँ पे std cgpa जाके स्टोर कर दो। ठीक है जी। तो ये देखो दोस्तों आपने क्या किया, वैसे पहले आपने क्या किया, पहले आपने उस अपने जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला इंडेक्स था उसमें जाके एक सब अरे बनाई। अब उस सब अरे के जीरो वाले कॉलम पे आपने स्टूडेंट आईडी स्टोर कर दी, वन वाले कॉलम पे स्टूडेंट नेम स्टोर कर दिया, टू वाले कॉलम पे स्टूडेंट क्लास स्टोर कर दी और थ्री वाले कॉलम पे स्टूडेंट CGPA स्टोर कर दिया। तो यानी आपने अपनी अरे के अंदर अपनी जो मल्टी डिमेंशनल अरे है उसमें रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम जो है आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन जीरो वाली रो के अंदर रिकॉर्ड स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं जब नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आए तो वो कौन से रो में स्टोर हो, वन वाली रो में स्टोर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने कहा ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। मतलब जब एक रिकॉर्ड कम्प्लीटली जीरो वाली रो पे स्टोर हो चुका है, अब हमने क्या किया, अपनी रो का नंबर जो है वो चेंज कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, उसको जीरो से वन कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रो नंबर वन के ऊपर रिकॉर्ड स्टोर होगा, नेक्स्ट टाइम रो नंबर टू के ऊपर, नेक्स्ट टाइम रो नंबर थ्री के ऊपर। ऐसे डायनामिकली जो है यहाँ पे रो बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे डायनामिकली रिकॉर्ड जो है वो स्टोर जितना मर्जी आप जितना रिकॉर्ड आप चाहो आप स्टोर करते जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़, जब रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो गया और उसके बाद हम अपनी रो का नंबर भी चेंज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं ये जो फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स है ना ये वाली, इनको हम टारगेट करें और इनकी वैल्यू एम्प्टी कर दें यानी खाली कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये देखें, ये जो आपके पास ये जो आपने टारगेट किया है, ये देखो आप टारगेट कर रहे हो ना स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम वाली इनपुट फील्ड्स को। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया, यहाँ पे उनको टारगेट करते हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप ये शुरू पे जो वेरिएबल बना रहे हो ना इसको रिमूव कर दो, क्योंकि अब हमने सिर्फ उनको टारगेट करना है, उनकी वैल्यू फेच नहीं करनी, उनको सिर्फ टारगेट करना है। तो ये देखें ज़रा इस तरह से। चलें जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा, सबसे पहले जो मेरी इनपुट फील्ड है स्टूडेंट आईडी वाली, मैंने कहा उसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, उसको एम्प्टी के इक्वल कर दो, उसको इक्वल टू कर दो एम्प्टी के। इस तरह मैंने कहा स्टूडेंट नेम को भी एम्प्टी बना दो, एम्प्टी कर दो उसकी इनपुट फील्ड को भी, और उसके बाद इसको भी एम्प्टी कर दो क्लास को भी, और स्टूडेंट CGPA को भी एम्प्टी कर दो। ठीक है जी। इस तरह हमने एम्प्टी कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ ये कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ जिसके अंदर आप अपना एरर मैसेज शो करवा रहे हो, मैंने कहा इसको भी मुझे एम्प्टी करना है, मतलब जब रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा उसके बाद मुझे इसको भी एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने के लिए मैंने इसको सबसे पहले यहाँ पे टारगेट करूँगा, अपने पैराग्राफ को टारगेट किया, उसके इनर टेक्स्ट को इक्वल कर दिया मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग के। चलें जी दोस्तों, हमारा रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने सबसे पहले स्टूडेंट आईडी अगर नहीं देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखें दोस्तों नीचे मैसेज आ गया, प्लीज़ फिल स्टूडेंट आईडी।
तो यहाँ मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ जनाब, लेट से 100, स्टूडेंट का नेम देता हूँ लाइक KST लर्निंग, ठीक है। अब अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखिए दोस्तों वो कह रहा है प्लीज़ फिल स्टूडेंट क्लास, क्या वो कह रहा है ये स्टूडेंट क्लास बताओ मुझे कौन सी है। तो मैंने कहा BSIT, उसके बाद CGPA 3.21, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड जब हमारी जावास्क्रिप्ट की अरे में जाके स्टोर हो ये रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ऊपर एक अलर्ट भी आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ना हम यहाँ पे इस एल्स के लास्ट में हम यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेते हैं। तो अलर्ट के लिए हम लिखा अलर्ट, और इसमें हम लिख देते हैं न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया, चलें जी। अब दोस्तों कोई भी रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे मैसेज आपको मैसेज भी आएगा, देखना ज़रा। मान लो मैंने कहा 101, स्टूडेंट का नेम लाइक खिजर शहाल, स्टूडेंट की क्लास BSIT, CGPA 2.67, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने पेज को रीलोड नहीं किया। FF से कहता हूँ रीलोड, और अभी देखें दोबारा यहाँ पर रिकॉर्ड देता हूँ 100 KST लर्निंग। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप अपना रिकॉर्ड जावास्क्रिप्ट की अरे में स्टोर करते हो ना, तो जब आप पेज को रीलोड करते हो ना या रिफ्रेश करते हो तो आपकी अरे के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा बात। BSIT और CGPA 3.25, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और ये देखें दोस्तों जैसे रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ, ये देखो ऊपर अलर्ट आ गया न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया इसको। चलें जी, हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो अरे में स्टोर हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि अब हम जब इस रीड के ऊपर आएँ, रीड वाले पेज पे आएँ, तो यहाँ पे मैं नीचे रीड का रिकॉर्ड स्टोर एक टेबल की फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे अब जो है इस चलते हैं जनाब अपने इस पोर्शन के अंदर रीड स्टूडेंट वाले रिकॉर्ड के अंदर। ये देखें ये हमारा वो रीड टैब है जिसमें हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर मतलब शो होगा, सारे का सारा रीड होगा, हम सारा रिकॉर्ड रीड करेंगे। अब ये जो दोस्तों आपका इस टैब इस रीड टैब वाले पोर्शन के अंदर ये जो आपके हेडिंग दी हुई है रीड स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसके नीचे हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। अब तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल का टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम एक TR लगाते हैं, मतलब टेबल रो बनाई, उसमें हमने एक टेबल हेडिंग लगाई जिसमें हमने लिखा स्टूडेंट ID, ठीक है। उसके बाद एक और TH लगाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं नेम, फिर क्लास, फिर उसके बाद CGPA, ठीक है। और ये देखें हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर हमने TR के अंदर क्या किया, हमने सिंपली क्या कर दिया एक रो बनाई है और उस रो के अंदर 4 हेडिंग्स ऐड कर दी हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं एक और रो बने और उस रो के अंदर ना एक TD लगाते हैं और इस TD को हम कॉल स्पैन दे देते हैं कितना, 4 का क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम है और हम चाहते हैं ये जो एक कॉलम है ये इन 4 कॉलम्स की जगह ले लें। और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा दोस्तों हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड, ये लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर हमारी अरे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो डायनेमिकली स्टैटिकली यहाँ पे हमारे इस टेबल में लिखा हुआ आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब यहाँ मैं इसको एक दफ़ा आपको रीलोड करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे रीड पेज भी जाता हूँ और ये देखें दोस्तों एक टेबल तो बन गया, लेकिन ये टेबल ब्यूटीफुल नहीं बना, टेबल की लुक नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल के अंदर आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर 1 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो कॉल चलें पहले इतना करके देखते हैं, बॉर्डर 1 कर दिया, यहाँ पे आते हैं FF से कहते हैं रिफ्रेश और रीड पेज भी जाते हैं और ये देखें इस तरह से हमारे पास बन गया, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे इस टेबल को एक ID भी दे देते हैं। बाद अगर हमने इस टेबल को बाद आपको याद है ना, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को जब फैच करते हैं तो हम उसको एक यूनिक ID के साथ फैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टेबल को एक ID दे देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ रीड टेबल, ठीक है। ये मैंने इसको एक ID दे दिया। अब दूसरे काम करते हैं, ये हम अपनी CSS में जाते हैं और CSS में जाने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बॉर्डर नहीं बल्कि इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं टेबल के नाम से, TABLE टेबल,
ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको एक दफ़ा और रीड पे भी जाते हैं। और ये देखें दोस्तों, जैसे हमने ये बनाया तो हमारे पास एक जो है वो बन चुका है, क्या बोला, टेबल बन चुका है, ये आप देख सकते हो। अब एक काम करते हैं यहाँ पे अपने ये जो टेबल है इसको मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं, रीलोड करते हैं, रीड पे भी जाते हैं और ये देखें मार्जिन टॉप 5 मिला और ये कितना ब्यूटीफुल बन गया। ठीक है, अब एक काम दोस्तों करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग करनी है मैंने CSS के अंदर। मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले जो मेरा टेबल है उस टेबल के अंदर जो TR है उसके अंदर जो TH है हेडिंग है, मैंने कहा उसको क्या करो, सबसे पहले मैंने एक काम किया यहाँ पे कि मैंने कहा उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दो। ठीक है, और एक और काम करते हैं यहाँ पे, उसको जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड हैश 00 कलर का दे देते हैं। दोबारा पेज को रीलोड करते हैं, एक दफ़ा देखते हैं क्या क्या चेंजिंग आई है। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये देखो चेंजिंग आई है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यही सेम चीज़ हमने अपनी मतलब ये टेबल हेडिंग को दी है ना, अब हमें TD यानी जो टेबल डाटा इसको भी सेम यही चीज़ें देनी है। उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों ग्रुप सेक्टर यूज़ करते हैं, हम लगाया कॉमा और हमने कहा यही सेम स्टाइलिंग जो है टेबल के अंदर जाओ, उसके अंदर जो TR है उसके अंदर जो TD है उसको भी सेम यही स्टाइलिंग दे दो। वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं अपने पेज को, F5 से रिफ्रेश किया, रीड भी जाते हैं और ये देखें दोस्तों उसको भी यही सेम प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं। समझ आ गई बात की? चलें जी, इतना दोस्तों हमने कर दिया, वापस चलते हैं जी। ओके जी, यहाँ पर आते हैं। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। अब दोस्तों हम नीचे चलते हैं यहाँ पर और अब हम क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हम ये चाहते हैं, ये हमने रीड वाले सेक्शन के अंदर ये टेबल तो बना लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इस रीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना तो हमारा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए हम यहाँ पे ये जो रीड का ऑप्शन है ये कहाँ पे ऐड है, हमारी नेविगेशन के अंदर। तो नेविगेशन हमारी कहाँ पे है, ये हमारी नेविगेशन है ऊपर टॉप के ऊपर, ये देखें ये हमारी नेविगेशन है दोस्तों। ये हमारी नेविगेशन है, इसके अंदर ये क्रिएट का है ऑप्शन है, ये हमारा रीड का ऑप्शन है। अब इस रीड के ऑप्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पे ना इस रीड के इस एंकर टैग के अंदर, ये जो एंकर टैग है इसके अंदर यहाँ पे ना आप एक लगाओ ऑन क्लिक इवेंट। मैंने कहा यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाया जब, यानी ऑन क्लिक इवेंट मीन कि जब कोई बंदा इस रीड वाले नेविगेशन ऑप्शन के ऊपर नैब बार के जो हमारे पास आइटम है इसके ऊपर जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम हम रख लेते हैं रीड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम नीचे जाके जो है वो कर लेते हैं, डिफाइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे माय और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रीड रिकॉर्ड है और इस फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने ये जो टेबल है रीड वाले सेक्शन के अंदर, कहाँ बोला मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा टेबल वाला, ये जो टेबल आपने बनाया ये वाला टेबल जो आपने रीड वाले टैब के अंदर ये जो टेबल बनाया जिसको आपने आईडी दी है रीड टेबल के नाम से, सबसे पहले इसको फैच करो, सबसे पहले इसको क्या करो फैच करो। ठीक है, और आ जाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों रीड रिकॉर्ड के अंदर ना सबसे पहले देखो, मेरी गौर से बात सुनेगा, कोई भी रिकॉर्ड आप रीड कब करते हो, जब आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी अरे के अंदर रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था ये जो आपका वेरिएबल है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अरे में अभी कोई भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं है। तो यहाँ मैंने एक काम किया, यहाँ मैं ना अपने इस रीड रिकॉर्ड वाले फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पे इफ़ के साथ एक कंडीशन चेक करता हूँ। इफ़ चेक करो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर तो उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है इसका मतलब ये है कि हमारी अरे में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी देन ही हम अपना रिकॉर्ड जो है वो रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। ये इफ़ कंडीशन के अंदर तब ही आएगा जब आपकी अरे के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड पड़ा होगा। समझ आएगी बात की? चलें जी, अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेट के साथ एक टेबल नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने टेबल को टारगेट करेंगे। तो टेबल को टारगेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारे टेबल की आईडी क्या थी, रीड टेबल, ये उसकी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो टेबल था उसको टारगेट किया और उसको टारगेट करके वो जो है मैंने किस में स्टोर कर दिया, उसका रेफरेंस अपने टेबल नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है, ये जो मेरा टेबल वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपने टेबल को टारगेट किया है,
अब आप इसकी हेल्प से जो है इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे ना चाहता हूँ कि मुझे ये पता चले कि मेरे इस टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ना यहाँ पे आप लिखो लेट, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लो, लाइक किसी भी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। लाइक मैंने काउंट के नाम से वेरिएबल बना लिया, काउंट। काउंट का मतलब ये है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं मेरे इस टेबल के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा टेबल वाला वेरिएबल है, TABLE टेबल वाला वेरिएबल है, ये देखो ये जो टेबल वेरिएबल है बेसिकली अब ये किसको टारगेट कर रहा है। अब जहाँ भी मैं ये टेबल लिखूंगा ना, इसका मतलब है आपने समझ ना, मैं बेसिकली अपने इस टेबल को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने इस टेबल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये जो मेरा टेबल है डॉट, इसके अंदर मुझे जो है उसकी रोज फाइंड करेंगे। उसके लिए दोस्तों बता के करोगे, उसके अब लिखोगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और टैग नेम कौन सा, आपने किस टैग नेम को काउंट करना है। तो मैं चाहता हूँ मैंने अपने इस टेबल के अंदर ये जो नंबर ऑफ रोज है ना, तो नंबर ऑफ रो को हम कैसे बनाते हैं, टीआर टैग के थ्रू। तो मैंने कहा बेसिकली जो मेरा टेबल है उसके अंदर जाओ गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, कौन सा टैग नेम, टीआर टैग नेम। तो मैंने कहा टीआर टैग नेम के साथ जितनी भी टैग्स हैं मैंने कहा डॉट उसकी लेंथ फाइंड करके दो मुझे, LETH लेंथ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपको उनकी लेंथ फाइंड करके दे देगा, और वो लेंथ जितनी भी होगी ना वो आपको इस काउंट वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना आपको पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पहले इंस्पेक्ट में जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है भला। यहाँ मैं कंसोल भी जाता हूँ और यहाँ पे ना इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अभी ये कह रहा है ये कह रहा है ठीक है, अभी वो उसके पास वो वाला टेबल नहीं है बेसिकली, बस बेसिकली वो कह रहा है भैया आप किस टेबल की बात कर रहे हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टारगेट करते हैं, इस वाले एलिमेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अपने इस कंसोल को क्लियर करते हैं, यहाँ पे सबसे मैं इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है। और डॉट उसके अंदर मैंने क्या किया, अब मैंने अपने टेबल को टारगेट कर लिया, ओके। अब मैंने यहाँ पे कहा गेट एलिमेंट्स बल्कि मैं इसको इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ओके, एंटर प्रेस किया। ये देखें दोस्तों आपके पास आंसर क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें आपके पास आंसर क्या है, 2 मतलब ये वो कह रहा है कि आपके इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। इस वक्त कितनी रोज है आपके इस टेबल के अंदर, 2 रोज हैं। और बाकी देखें 2 ही रो हैं, देखो एक ये पहली वाली रो जिसमें आपकी हेडिंग है और ये दूसरी वाली रो जिसमें लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ना, इस टेबल के अंदर सारी रोज रिमूव कर दे, सारी रोज रिमूव कर दे सिवाय पहली वाली रो के, सिवाय पहली वाली रो के। अब ये आपको एक चीज़ बताऊँ आपको, ये आपको कह रहा है 2 रोज हैं, ये बड़ा कैसे 2 बता रहा है आपको। ये पहले वाली ये जो हेडिंग रो है ना इसको ये 0 काउंट करता है, और ये दूसरी वाली रो है ना जिसमें लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, ये इसको 1 काउंट करता है, ये बात याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि एक फॉर लूप चलाओ। बेसिकली इस फॉर लूप का मकसद बता क्या, इस फॉर लूप का मकसद ये है कि आपके इस टेबल के अंदर ये जो पहले वाली रो है ना हेडिंग वाली, इसको छोड़कर बाकी जितनी भी रोज है ना उन तमाम रोज को रिमूव कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, और इस फॉर लूप के अंदर मैं लिखूंगा लेट आई वेरिएबल, जिसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब जितनी मुझे इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ रोज मिली है ना, ये जो टेबल की जो रोज मिली हैं ये किसके अंदर मैंने स्टोर की हैं, इस काउंट वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा काउंट वेरिएबल है उसमें से -1 करो। -1 में मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो आपका टेबल आपको बता रहा ना 2 रोज है, तो ये 2 रोज ऐसे काउंट कर रहा है कि ये पहली रो को 0 मानता है और दूसरे वाले को 1 काउंट करता है। तो यहाँ मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने कौन सी रो से स्टार्ट करना है, अगर ये हमें 2 बता रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ भला कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से। तो 0 और 1 मतलब 2 ही सिर्फ रोज हैं, 0 और 1। तो मैंने यहाँ पे 1 वाली रो से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने अपने जो भी मेरे पास काउंटिंग आई है उस काउंटिंग को मैंने -1 कर दिया। तो मान लो काउंटिंग आई है 2, तो 2 में से -1 किया जो आपका 1, तो यानी रो नंबर 1 को डिलीट करेगा, फिर उसके बाद रो नंबर 0 को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा रो नंबर 0 को डिलीट हमने नहीं करना। इसलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी काउंट वेरिएबल की वैल्यू उसमें से -1 करके आई को दे दिया, और हमने कहा आई को जो है कब तक रन करो, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, मतलब इक्वल टू 0 तक नहीं जाना आपने, मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू 0 नहीं लिखना आपने काउंट से मतलब बड़ी वैल्यू से शुरू कर 0 तक जाना है, लेकिन 0 के इक्वल तक नहीं जाना। 0 के इक्वल तक क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0 वाली रो है, ये हेडिंग वाली जो रो है जिसमें हेडिंग्स लिखी आ रही हैं, इनको रिमूव नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा आई ग्रेटर दैन 0। समझ आ गई बात की। चलें जी, उसके बाद आई माइनस, क्योंकि आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप आई को माइनस कर रहे हो। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने सबसे पहले आप अपने इस टेबल को टारगेट करना है,
तो टेबल को टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा जो मेरा टेबल है TABLE टेबल डॉट, उसके अंदर क्या करना है मैंने अपनी TR रिमूव करनी है, मतलब टेबल रो रिमूव करनी है। तो इसलिए आप यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखो, यही क्या बोला आपने यहाँ पे कहा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम TR, मतलब जिसके अंदर जो TR है, अब कौन सी TR, उसके अंदर कौन सी TR, आई वाली TR। आई वाली TR का मतलब आई बेसिकली आपकी यहाँ पे आपके टेबल की रो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस रो की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 1। तो बेसिकली आप इस ये वाली रो की बात कर रहे हो जिसमें लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो बेसिकली आपने यहाँ पे कहा कि जो भी मेरी टेबल है उस टेबल के अंदर जो TR वाला टैग मतलब टैग नेम है उसके अंदर जो आई वाला जो रो है मैंने कहा डॉट उसको क्या कर दो रिमूव कर दो। तो उसके लिए रिमूव, ठीक है, रिमूव फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये इस पूरी की पूरी रो को रिमूव कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगी, फिर जो भी रो का नंबर आएगा उस वाली रो को फिर रिमूव कर देगा। तो ऐसे ये क्या करेगा, ये ज़ीरो से बाद मतलब इस पहली वाली रो को छोड़कर बाकी जितनी भी नीचे रो होंगी तमाम की तमाम रो को बारी बारी रिमूव कर देगा। जब ये सारी रो को रिमूव कर देगा, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम ये क्या करे कि हमारे टेबल के अंदर न्यू रोज़ इम्बेड करे। कौन कितनी रोज़ इम्बेड करे, जितना हमारे पास रिकॉर्ड है। अब उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, अब हमने आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने आई को स्टार्ट करना है जनाब यहाँ पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आई को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आई को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ज़ीरो से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों हमने जो है सबसे पहले टारगेट करना है अपनी अरे को। तो अरे आपको पता है जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई को इक्वल कर दिया जीरो के। अब हमने कहाँ तक जाना है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास जिनका रिकॉर्ड हमने फैच करना है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है ये आपकी हेल्प करता है कि आपकी अरे के अंदर कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने स्टोर किया हुआ। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कहा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिखोगे आई को जीरो से स्टार्ट किया, अब आप लिखोगे आई लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल। अब यहाँ पे भी आप आई लेस देन और इक्वल टू तो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी आप उसके बराबर नहीं जाओगे। बराबर क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपने जीरो से स्टार्ट किया है, आपने अपनी जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, जीरो से। तो जीरो, क्योंकि आपको पता है ना रोज़ जीरो से स्टार्ट होती है। तो और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला जो वेरिएबल है, ये मान लो अगर इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब है एक रिकॉर्ड स्टोर है आपकी रे के अंदर, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड स्टोर है, और वो किस इंडेक्स के ऊपर, जीरो वाले इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे अपनी अरे के अंदर कभी भी अपने जो आपका वो इंडेक्स नंबर होता है ना, उस इंडेक्स के कभी भी बराबर नहीं जाते आप। जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है उसके कभी भी आप इक्वल तक नहीं जाते। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा आई को प्लस प्लस करते जाओ साथ साथ। उसके बाद हम यहाँ पे आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलें जी, अब दोस्तों ये जो लूप है ये जितने दफ़ा चलेगी इसका मतलब उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम फैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमने अपने टेबल के अंदर अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, यहाँ पे देखें अपने टेबल के अंदर अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डायनामिक रो बनानी है। तो डायनामिक रो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको पता ना, मैंने आपको अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में ये चीज़ें सारी सिखाई हुई हैं A to Z, कि अगर आपने HTML के किसी भी न्यू एलिमेंट को क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे TR इक्वल टू, यहाँ मैंने TR क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इस क्रिएट एलिमेंट के अंदर आपने जो भी एलिमेंट क्रिएट करना है उसका नाम बताओ। तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे TR क्रिएट करनी है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका एक न्यू टेबल रो क्रिएट करेगा और उसको उठाकर आपके इस TR टैग को दे देगा। अब इस तरह मैंने एक टेबल रो तो क्रिएट कर ली, अब उस रो के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, जितनी मेरे पास मतलब एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर जितनी एलिमेंट्स मतलब जितनी फील्ड्स हैं, तो मेरे पास 4 फील्ड हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास और CGPA। तो उसके लिए मुझे 4 जो है वो कॉलम बनाने पड़ेंगे, 4 मतलब TD बनाने पड़ेंगे। तो आपको ना आप इस TR के अंदर कितने TD बनाते हो, जितनी आपके पास फील्ड्स होती हैं। तो मेरे पास 4 फील्ड्स हैं तो मैं 4 TD बनाऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों, इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पे 4 जो है रो तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस रो के बाद मुझे 4 TD बनाने हैं। तो उसके लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ TD1, उसके बाद इसका मैं नाम रखता हूँ TD2, इसका मैं रखता हूँ TD3, इसका नाम रख लेता हूँ TD4। समझ की बात की। अब यहाँ पे भी आपने क्या क्रिएट करना है, TD क्रिएट, मतलब जो सा एलिमेंट क्रिएट करना हो ना उसका नाम बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुझे TD क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पे भी TD क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे भी मुझे एक TD मतलब टेबल डाटा क्रिएट करना है। समझ की बात की। लेकिन जनाब हमने एक रो भी क्रिएट कर लिया और उसके बाद हमने
4 TDs भी क्रिएट कर ली हैं। अब दोस्तों इन ये जो TD1 है इसमें हमने क्या स्टोर करना है, स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहते हैं TD1 डॉट, उसके अंदर दोस्तों अगर आपने कोई अपने टेबल डाटा के अंदर कोई भी मतलब ये जो आपने डायनामिकली जो टेबल डाटा क्रिएट किया है पहले वाला जिसमें अपने स्टूडेंट का आईडी स्टोर करनी है, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर दोस्तों आपने जो भी टेक्स्ट स्टोर करना होगा उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, तो बेसिकली आप कह रहे हो जो मेरा TD1 है उसके टेक्स्ट कंटेंट को इक्वल कर दो किसके, जो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसके आई वाली रो के 0 वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है मैंने कहा वो उठाओ और उठाकर इस TD1 के अंदर स्टोर कर दो। अब ऐसे ही दोस्तों आपने इसको कॉपी कर लिया। अब TD2 के अंदर आपने क्या स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा TD2 है उसके टेक्स्ट कंटेंट का दोस्तों मतलब ये होता है कि इसके अंदर मतलब इस टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, वो क्या लिख दो। अब यहाँ पे मुझे क्या स्टोर करना है, 0 आई वाली रो के, यहाँ पे बेसिकली आई क्या है, ये बेसिकली आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आई वाली रो के 1 वाले इंडेक्स के ऊपर जो भी नेम है वो उठा के इसमें रख दो। अब इसी तरह नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे TD3 की बारी, TD3 और यहाँ पे TD4। TD3 के अंदर हमने क्या स्टोर करना है, TD3 के अंदर दोस्तों हमने स्टोर करना है क्या बोला, स्टूडेंट की क्लास। तो स्टूडेंट की क्लास किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, वो हमारे 2 वाले इंडेक्स पे पड़ी हुई है और नेक्स्ट 3 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे CG पे पड़ा हुआ है। लेकिन जनाब हमने TD1 TD2 TD3 और TD4 के अंदर टेक्स्ट स्टोर कर दिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब इन TD1 TD2 TD3 और 4 इन चारों TDs को हमने अपने इस टीयर के अंदर अपेंड करना है। तो उसके लिए आपको पता ना हम किसी भी एक टैग को किसी दूसरे टैग के अंदर कैसे रखते हैं, उसके लिए सबसे मैं लिखूंगा जो मेरा ये मैंने जो टीयर बनाया है, ये जो मैंने अपना टीयर बनाया है, मैंने कहा इस टीयर के अंदर जाओ डॉट इसके अंदर अपेंड कर दो, क्या कर दो इसमें अपेंड कर दो क्या बोला, ये मेरा TD1। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कर दिया अपने टीयर के अंदर TD1 जो है अपेंड कर दिया। उसके बाद सेम एज दोस्तों ऐसी बाकी भी सारे TDs मैं इसमें अपेंड करूँगा, TD2 TD3 एंड TD4। तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होंगे, TD2 अपेंड कर दो, फिर उसके बाद TD3 अपेंड कर दो, फिर TD4 अपेंड कर दो। अब दोस्तों हमने क्या किया देखें, सबसे पहले हमने एक रो बनाई, फिर 4 TD बनाई, उन चारों TD के अंदर हमने डाटा स्टोर कर दिया, फिर उन चारों टेबल डाटा को हमने जो है अपने टीयर के अंदर अपेंड कर दिया। अब ये जो टीयर है इसको हमने अपेंड करना है अपने टेबल के अंदर। तो टेबल कौन सा, ये वाला टेबल, ये जो जिसको आपने सब स्टार्टिंग के ऊपर फैच किया था, टारगेट किया था। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा टेबल है डॉट उसके अंदर अपेंड कर दो क्या मेरी ये TR मतलब टेबल रो अपेंड कर दो। चलें जी, काम फिनिश हो गया। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं इसको। तो ये देखें यहाँ पे रीड के ऊपर अभी कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। क्रिएट पे चलते हैं, मैं एक रिकॉर्ड फैच यहाँ पे देता हूँ 100, स्टूडेंट का नेम KST लर्निंग। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास BSIT, स्टूडेंट का CGPA 3.25। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें अब एक और रिकॉर्ड देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कर दिया 101, नेम खिजर SHAHAL शाल, क्लास BSCS और CGPA 2.97। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, लेकिन जी हमने 2 रिकॉर्ड स्टोर कर दिए हैं। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं रीड पे और ये देखें दोस्तों बूम, ये देख सकते हो स्टूडेंट ID के नीचे देखो स्टूडेंट ID 100 और 101, फिर देखो KST लर्निंग खिजर शाल और देखो क्लास BSIT BSCS और CGPA 3.25 और 2.97। अब आप जैसे जैसे यहाँ पे क्रिएट के अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करते जाओगे वैसे वैसे आपके रीड के पोर्शन के अंदर आपका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड जो है वो एंटर होता जाएगा। यहाँ पे अपने पेज को रीलोड नहीं करना, रिफ्रेश नहीं करना, ऐसी बस जो है ना आप बस इन बटन पे क्लिक करते जाओ, आपका काम होता जाएगा डायनामिकली। ठीक है जी, समझ आइए बात की। अब नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अब हमने ये जो रिकॉर्ड ऐड किया है इसको हम सर्च करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर हम जो है स्टूडेंट की ID पूछेंगे जो जिसके अकॉर्डिंग उसने जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो सर्च करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम अपने सर्च वाले टैब पे जाएंगे। तो ये जनाब हमारा सर्च वाला टैब है और इस सर्च वाले टैब के अंदर ये हमने एक हेडिंग दी हुई है सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। अब इस हेडिंग के बिल्कुल नीचे हम जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट हमें ये बताएगा कि उसने किस ID को सर्च करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फॉर्म, ठीक है, और इस फॉर्म को हम बूटस्ट्रैप की क्लास दे देते हैं फॉर्म के नाम से और इसको ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक डिव और उस डिव के अंदर हम चाहते हैं
हम एक फार्म ग्रुप क्रिएट करेंगे। फार्म ग्रुप नहीं, यहाँ हम एक रो बना लेते हैं। रो क्यों बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी क्यों बनानी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ बेसिकली कि मुझे ना अपने एक रो को दो पोर्शन में डिवाइड करना है। मतलब कि मुझे ना एक ही लाइन के अंदर एक इनपुट फील्ड बनानी है और उसके साथ एक बटन ऐड करना है। दो चीज़ें एक ही मतलब लाइन के अंदर ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको पता है ना बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए जो है ना वो रो क्लास होती है। अब ये रो क्लास के अंदर कितने कॉलम होते हैं टोटल इसमें 12 कॉलम्स होते हैं एक रो के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे हम एक डिव लेंगे और इस पहली डिव को हमने कहा कितने कॉलम दे दो, कॉल हाइफन 10, यानी 10 कॉलम इसको दे दो। और उसके बाद मैंने कहा एक और डिव क्रिएट करो, इस रो के अंदर एक और डिव क्रिएट करो और इस रो को एक कॉल हाइफन 2 दे दो। अब होगा क्या कि ये जो हमारी रो है इस रो के अंदर दो कॉलम बन जाएंगे, एक ये कॉलम बन जाएगा और एक ये कॉलम बन जाएगा। जो पहले डिव है उसको 10 कॉलम की जगह मिल जाएगी और जो दूसरी डिव है उसको 2 कॉलम्स की जगह मिल जाएगी। अब ये जो पहली डिव है जिसको हमने 10 कॉलम की जगह दी है, इस डिव के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और उस इनपुट फील्ड में हम लिखेंगे एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब एक इनपुट फील्ड, इसकी टाइप इक्वल टू हम टेक्स्ट रख लेते हैं और इसका नेम हमने सेट नहीं करना, हम इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं जो कि क्या होगी बोला, सर्च आईडी। ठीक है, सर्च आईडी हमने इसका नाम रख लिया सर्च आईडी। उसके बाद दोस्तों हम इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं एंटर स्टूडेंट आईडी, एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो यूज़र जो भी हमें स्टूडेंट आईडी देगा उस स्टूडेंट आईडी को हम फेच करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और उसके अंदर इस आईडी की हेल्प हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए जितना हमने काम कर लिया। अब इस इनपुट फील्ड को प्रॉपर विड्थ देने के लिए हम इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं फार्म कंट्रोल के नाम से, फार्म कंट्रोल। जिससे क्या होगा कि ये इनपुट फील्ड पूरी विड्थ ले लेगी, जितने मतलब 10 कॉलम 10 कॉलम की जगह ले लेगी। उसके बाद ये जो हमने दूसरी डिव बनाई है इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, एक बटन ऐड करना है सर्च का। तो बटन जिसकी टाइप मैं बटन रख लेता हूँ, टाइप इक्वल टू बटन, और उसके बाद हम इसको एक क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की BTN और BTN हाइफन प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं सर्च लिख लिया। अब इतना काम करने के बाद हम वापस चलते हैं और एक दफ़ा देखते हैं ये कैसे दिखाई दे रहा है। वापस कहते हैं रिफ्रेश, सर्च भी जाते हैं और ये देखें ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखें आपके पास इनपुट फील्ड आ गई और ये एक सर्च का बटन मान गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ कर देते हैं, मार्जिन इसको दे देते हैं थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे हमारी जो फार्म है इस फार्म को हम MT-5 दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन आ जाएगा। F5 कहते हैं रिफ्रेश, ओके। अब सर्च भी जाते हैं और ये कितना ब्यूटीफुल बन गया। अब दोस्तों जब कोई बंदा यहाँ पे मान लो एक आईडी उसने दी 100 और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे टेबल की फार्म में रिकॉर्ड शो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना अब इस फार्म के नीचे ये हमारा फार्म है, सर्च के अंदर ये फार्म है, इस फार्म के बिल्कुल बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल ऐड करने जा रहे हैं। तो टेबल बना लेते हैं। अब इस टेबल को सबसे पहले हम एक बूटस्ट्रैप क्लास देते हैं टेबल के नाम से। ठीक है, टेबल क्लास दे देते हैं और इसको मार्जिन हाइफन 3 दे देते हैं। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमने एक रो ऐड करनी है, तो उसके लिए हमने ये TR लिया और इस TR के अंदर एक TH ऐड कर लेते हैं। TH के अंदर हमने क्या लिखते हैं, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या दिया TH, और उसमें हमने ऐड कर लिया जैसे क्लास, और चौथे नंबर में हमने क्या ऐड करना है, CGPA। ठीक है, अभी दोस्तों ये जो हमारे पास टेबल है इस टेबल को हम एक यूनिक आईडी दे देते हैं। तो इस टेबल को मैं एक आईडी देता हूँ सर्च टेबल के नाम से, TABLE टेबल। चलिए इतना कर दिया, ओके जी। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक और TR देते हैं और इस TR के अंदर हम एक TD ऐड कर लेते हैं और इस TD को हम यहाँ पे क्लास कॉल स्पैन देते हैं, कॉल स्पैन कितना 4 का, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम है ना एक रो के अंदर मैक्सिमम, तो हमने इसको कॉल स्पैन दे दिया 4 और यहाँ पे मान लो लिख दिया नो। चलिए ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अगर मान लो उसको रिकॉर्ड नहीं मिला तो यहाँ पे डायनामिकली लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, चलें इतना दोस्तों हमने कर लिया। एक दफ़ा एक काम करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, सर्च भी जाता हूँ और ये देखें दोस्तों आपके पास एक टेबल बन गया नीचे। ठीक है जी, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास और CGPA, समझ आ गई बात की। चलें जी, तो इतना दोस्तों निकाल लिया। एक काम करते हैं यहाँ पे ये जो हमने ऊपर बटन बनाया ना इस बटन को भी हम एक क्लास दे देते हैं, कौन सी बोला, फार्म हाइफन कंट्रोल के नाम से, जिससे क्या होगा ये पूरी विड्थ ले लेगा, मतलब जितनी इसकी 2 कॉलम की जगह। करते हैं इसको रिफ्रेश, सर्च
और ये देखें इसने पूरी विड्थ कवर कर लिया। समझ आएगी बात की। चलें जी, अब जनाब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं जब कोई बंदा यहाँ पे आईडी दे और इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करे, ऑन क्लिक इवेंट कॉल करे, तो देन ये एक्शन परफॉर्म करे। अब ये हमारे पास सर्च बटन है, इस बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट। अब इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, सर्च रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक फंक्शन है हमारे पास कि जब कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये सर्च रिकॉर्ड नाम का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इस फंक्शन के नाम को, और इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, यानी बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, जिसका नाम क्या होगा, सर्च रिकॉर्ड के नाम से। और इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी अरे के अंदर कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि सर्च तो कोई भी चीज़ आप सर्च तब करते हो जब आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है। तो वो हम कैसे पता चलेगा, इफ़ हमने कहा यहाँ पे, ये देखो हमारे पास याद आया, आपके पास एक वेरिएबल है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने कहा इफ़ चेक करो क्या हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर तो 0 से ग्रेटर है फिर मैंने कहा इस इफ़ कंडीशन के अंदर आओ, अदरवाइज इस इफ़ कंडीशन के अंदर मत आना। समझ लगी बात की। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो फिर ही ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात, ओके जी। अब दोस्तों अगर ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हम इसके नीचे कैल्स पोर्शन बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट को एक अलर्ट जाए। हम चाहते हैं स्टूडेंट को एक अलर्ट जाए जिसमें लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड अवेलेबल, या हम कह देते हैं डेटाबेस इज़ एम्प्टी, डेटाबेस इज़ एम्प्टी, ठीक है। लाइक हमने कुछ इस तरह से कह दिया। अब मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रीलोड करता हूँ इसको, सर्च भी जाता हूँ। ये देखें, मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई भी आईडी देता हूँ, मान लो 100, और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें दोस्तों ऊपर अलर्ट आ गया, कहता है डाटाबेस इज एम्प्टी, कहता है अभी मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो देखें कितना अच्छे से वो वर्क कर रहा है। अब जनाब अगर आपकी डाटाबेस में कोई ना कोई रिकॉर्ड है तो फिर ये किस में आ जाएगा, फिर ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। जब ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को। तो इस इनपुट फील्ड को टारगेट करने के लिए आप इसकी आईडी की हेल्प लेंगे। तो हमने इसको आईडी एक दी हुई है, याद आया, हमने इसको एक आईडी दी हुई है। देखें हमने अपने इस सर्च वाले इनपुट फील्ड को एक आईडी क्या दी हुई है, सर्च आईडी के नाम से। तो सेम वही तरीका इसको टारगेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ पे लिखें लेट आईडी इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या हमारी सर्च आईडी के नाम से है। डॉट मैंने कहा उसकी जो भी वैल्यू है मुझे फैच करके दे दो। चलिए इस आईडी वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ चुकी है, आईडी आ चुकी है। उसके बाद अब हमने एक और चीज़ भी करनी है, अपने इस टेबल को भी टारगेट करना है, क्योंकि इस टेबल को टारगेट करेंगे तो हम इसमें न्यू कोई रो इम्बेड करेंगे ना। तो इस टेबल को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे टेबल नाम का वेरिएबल तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों किसी भी फंक्शन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन का पार्ट होता है। अब ये जो आपने टेबल वेरिएबल बनाया था ना, ये सिर्फ इस रीड रिकॉर्ड वाले फंक्शन का पार्ट है। अब हम यहाँ पे जो टेबल वाला वेरिएबल बना रहे हैं ना, ये हमारे इस सर्च रिकॉर्ड वाले फंक्शन का पार्ट है। लिहाजा यहाँ पे हम ओके TABL टेबल और इक्वल टू लगा के यहाँ पे उसको टारगेट कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी आईडी हमने क्या दी हुई है, सर्च टेबल के नाम से, सर्च टेबल के नाम से। चैलेंज ये लेंज, ठीक हो गया, हमने अपने टेबल को भी टारगेट कर दिया। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे इफ़ के साथ कि ये जो स्टूडेंट की आईडी हमने टारगेट की है, मतलब ये जो इनपुट फील्ड के अंदर स्टूडेंट ने आईडी दी है, क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, मतलब स्टूडेंट ने आईडी दी है कि नहीं दी। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ आईडी वाला जो वेरिएबल है क्या वो इक्वल टू किसकी एम्प्टी है। अगर तो मैंने कहा ऐसी बात है तो फिर क्या करो, फिर एक अलर्ट जनरेट करवा दो, फिर एक अलर्ट जनरेट करवाओ, उसमें लिखो प्लीज़ एंटर स्टूडेंट सर्च आईडी, यहाँ प्लीज़ एंटर स्टूडेंट आईडी फॉर सर्च, ठीक है। लेट्स इस तरह एक अलर्ट आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं करती, मतलब फॉल्स होती है, फिर हम किस में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली एल्स में चलेंगे। एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब ये है कि आपका जो जो यूज़र है उसने स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एंटर की हुई है, ठीक है। तो फिर ये ऑटोमेटिकली इस एल्स पोर्शन में आ जाएगा। क्लियर। अगर दोस्तों ये इस एल्स पोर्शन में आता है, इसका मतलब हमें स्टूडेंट आईडी मिल चुकी है,
अब हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट आईडी को कंपेयर करेंगे अपनी अरे के तमाम रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। उस फॉर लूप में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, अब कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जहाँ जीरो से, क्योंकि आपको पता है ना आपकी अरे जीरो से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे कहा जीरो से स्टार्ट करो और आई को लेस देन कहाँ तक लेके जाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है यही आपको बताता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा आई को प्लस प्लस करते जाओ, समझने की बात की। अब दोस्तों जैसे ये लूप के अंदर आएगा तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ चेक करेंगे कि यूज़र ने हमें ये जो आईडी दी है, ये आईडी वाले वेरिएबल के अंदर यूज़र ने जो भी आईडी दी है, क्या वो मैच कर रही है, क्या वो मैच कर रही है इक्वल टू किसके, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है, हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसकी आई वाली रो के जीरो वाले कॉलम के साथ, क्योंकि आपको पता है ना आई बेसिकली यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो वाले कॉलम के अंदर हमारी स्टूडेंट की आईडी पड़ी हुई है। याद आया आपको कि जब हमने रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए, ये देखें जरा, जब आपने अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली अरे के अंदर रिकॉर्ड एंटर किया था तो उसकी हर रो के जीरो वाले इंडेक्स के अंदर आपने स्टूडेंट आईडी स्टोर की हुई है। लिहाजा हमने यहाँ पे भी यही सेम चीज़ कही है। हमने कहा जो मेरी आईडी वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो भी आईडी पड़ी हुई है उसको चेक करो क्या वो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसके आई वाली रो के जीरो वाले कॉलम के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है क्या उसके साथ मैच करती है। अगर तो मैच करती है तो फिर मैंने कहा इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ। जैसे ही इफ कंडीशन के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड मिल चुका है। क्लियर हुई ये बात। अगर ये इफ कंडीशन के अंदर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड मिल चुका है। तो जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस ये जो हमारे पास टेबल है इस टेबल के अंदर एक न्यू रो ऐड करेंगे और उस रो के अंदर हम अपना रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, और यहाँ पर हम जो है वो बनाएंगे बल्कि वो हमने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, याद है आपको शो रिकॉर्ड के अंदर, ये देखें ये हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ये वो कोड है। इसमें हमने पहले एक रो क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट एलिमेंट के साथ, फिर 4 टीडी क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं और अपने टीडी के अंदर रखवा रहे हैं, फिर अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने टेबल में रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो ये वो बेसिकली पूरी का पूरा कोड है। इसी सेम कोड को आप कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ये आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड के अंदर आप आओ, यहाँ पर आगे इस पूरे कोड को पेस्ट कर दो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे मूव करवा दो। ओके जी, तो ये जनाब आपका काम फिनिश हो गया। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे इस तरह से आपका रिकॉर्ड जो है वो टेबल के अंदर एंटर हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे बोला कि जैसे रिकॉर्ड में मिल चुका है तो यहाँ में ना हम एक फाउंड वेरिएबल बनाएंगे। फाउंड वेरिएबल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक फाउंड वेरिएबल बनाऊंगा। दोस्तों ये जो फाउंड वेरिएबल है ना ये हमें बेसिकली ये बताएगा कि हमें रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं लेट FOUND फाउंड इक्वल टू 0। अब देखें स्टार्टिंग के ऊपर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि फाउंड की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जैसे ही दोस्तों इफ कंडीशन के अंदर हमें रिकॉर्ड सर्च होगा मतलब मिलेगा फाउंड होगा तो हम अपने फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ हम कहेंगे FOUND फाउंड प्लस प्लस, जिसका मतलब ये है कि हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे ना, मतलब ये जो हमारे पास फॉर लूप है इस फॉर लूप की बॉडी से जब हम बाहर आएंगे, ये फॉर लूप की बॉडी एंड हो रही है, तो यहाँ पे जब हम बाहर आएंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ चेक करो क्या जो फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 की इक्वल है। अगर तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 के इक्वल है इसका मतलब आपको रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि अगर रिकॉर्ड मिला होता तो आपकी फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती, प्लस प्लस होके 1 हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपको रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। तो अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक न्यू रो क्रिएट करेंगे, और उस रो को अपने टेबल के अंदर इम्बेड कर देंगे। क्लियर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे जनाब एक TR और यहाँ पे हम बनाएंगे एक TR और एक TD। समझने की बात की। चैलेंज यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने एक TR और TD बनाएंगे। TD अब हमें सिर्फ एक चाहिए, एक क्यों चाहिए, क्योंकि हमने एक ही कॉलम के अंदर अपना जो है ना वो मैसेज डिस्प्ले करना है। क्या मैसेज डिस्प्ले करना है बोला हमने कहना नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, हमने ये बेसिकली कहना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जनाब लिख देंगे जो मेरा TD है डॉट उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको इक्वल कर दो किसके बोला, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने इस TD को इम्बेड करना है किसके अंदर, अपने इस TR के अंदर। ठीक है, तो TR डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर हमने क्या लिख दिया TD, तो मेरा TD जो है वो TR के अंदर अपेंड कर दो, और उसके बाद जो मेरा TR है डॉट उसको टेबल के अंदर अपेंड कर दो। सॉरी, जो मेरा टेबल है उसके अंदर डॉट अपेंड कर दो मेरे TR को, इस TR को अपेंड कर दो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ हमने करनी है, मुझे
कि ये जो हमने एक टीडी क्रिएट किया है, इस टीडी को हमने 4 कॉलम की जगह देनी है। 4 कॉलम की जगह क्यों देनी है? क्योंकि देखें 1 2 3 और 4 कॉलम जो है ना हमारे टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं। तो हमने यहाँ पे कहा जो मेरा टीडी है डॉट, उसके अंदर दोस्तों अगर आपने अपने किसी भी, ये अब टीडी क्या है, टीडी बेसिकली हमारे टेबल का एक एट्रीब्यूट है, एक क्या है, सॉरी एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, एक टैग है। अब दोस्तों अगर आपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML के किसी भी टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना हो अपनी तरफ से, जैसे हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, कौन सा, कॉल स्पैन के नाम से, मैंने यहाँ पे कहा सेट एट्रीब्यूट, उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है सेट एट्रीब्यूट के नाम से। उसमें हम यहाँ पे ना 2 चीज़ें बताते हैं। पहला हम ये बताते हैं कि हमने कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना, तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे कॉल स्पैन वाला एट्रीब्यूट सेट करना है, और उसके बाद हम बताते हैं उसमें कितनी क्या वैल्यू सेट करनी है। मैंने कहा उसमें वैल्यू सेट कर दो 4। चैलेंज इतना कर लिया। अब जनाब मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझ लगी बात की। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमने करनी है, वो क्या वाला करनी है, वो ये करनी है जनाब कि जब हमें रिकॉर्ड चाहे फाउंड हुआ है या नहीं हुआ, हमने अपने इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को एम्प्टी करना, मतलब इसको खाली कर देना। तो खाली करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस ये जो जगह है इससे बाहर आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट। अच्छा उसको हमने टारगेट ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे टारगेट किया हुआ है ये देखिए, हमने ऑलरेडी अपनी इस आईडी वाले एट्रीब्यूट को टारगेट किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे अगेन यहाँ पे टारगेट करते हैं। इस इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने कहा डॉट उसकी जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के। चले इतना कर लिया। अब मैं एक दफ़ा इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड किया, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड देता हूँ, लाइक मैंने एक रिकॉर्ड दिया 100। स्टूडेंट का नेम है जी KST लर्निंग, स्टूडेंट की क्लास है BSIT, स्टूडेंट का CGPA है 3.02। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया जी। अब एक और स्टूडेंट रिकॉर्ड देते हैं, लाइक चलें एक रिकॉर्ड देख देखते हैं। अब यहाँ पे रेट भी जाते हैं और ये देखें हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका पूरा प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा ना, तो फिर आपने पेज को रीलोड नहीं बार बार करना। रीलोड हम सिर्फ अपनी न्यू जो चेंजिंग कर रहे हैं उन चेंजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे सर्च भी जाते हैं, तो ये देखें दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर आ रहा प्लीज़ एंटर स्टूडेंट ID फॉर सर्च। ओके किया, यहाँ मान लें मैंने यहाँ पे एंटर स्टूडेंट ID कह दिया, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 105। सर्च के ऊपर क्लिक किया और ये देखें क्या लिखा आ गया, कहता नो रिकॉर्ड फाउंड। अब अगर मैं अगेन से यहाँ पे कहता हूँ जी एंटर स्टूडेंट ID, लाइक मैंने 100 दे दिया और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें दोस्तों हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे फाउंड होकर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड भी साथ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं जब ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करे ना, यहाँ पे जब यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे तो पीछे वाला जो टेबल के अंदर जो पहले से रोज़ है ना वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आपको याद है मैंने आपको शो रिकॉर्ड के अंदर जो है ना वो रिमूव का कोड लिख के दिखाया था। ये देखें ये आपका वो कोड है रिमूव का जो आपकी चीज़ों को रिमूव करता है। तो इस कोड की हेल्प से हम जो है अपनी चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं सर्च के अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड को रिमूव करने जा रहे हैं, मतलब पहले वाले रिकॉर्ड को रिमूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब ये रिकॉर्ड इसे मिलेगा तो हम यहाँ पे बल्कि रिमूव करते हैं सारी चीज़ें, मतलब सारी रिकॉर्ड को। चलें जी, अब ये दोस्तों क्या करेगा, अब ये सबसे पहले जैसे ही एल्स में आया करेगा तो सबसे पहले अपना जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसको रिमूव किया करेगा, मतलब जो ओल्ड रोज़ है ना उनको रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट किया करेगा। क्लियर हो ये बात? ओके जी, अब मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रीलोड करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पे 100, नेम KST लर्निंग और यहाँ पर क्लास BSIT, CGPA 3.02। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मैसेज स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, रीड भी जाते हैं, ये देखें जी रिकॉर्ड भी आ रहा है, सर्च भी जाते हैं और यहाँ पर मैं कोई रिकॉर्ड देता हूँ लाइक 100, सर्च के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आ गया। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 105, सर्च करता हूँ तो देखें ये आ गया। यानी कहने का मतलब ये है अब आप कुछ भी करो अब आपकी कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कितना ये ब्यूटीफुल वे से वो हमें बता रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर हुई बात ये? ओके जी, अब यहाँ पे चलते हैं जनाब वापस। ये हमारा सर्च वाला काम जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपडेट रिकॉर्ड पे काम करना है। तो अपडेट रिकॉर्ड पे काम करने के लिए ये देखें यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपडेट वाले पेज में हमने अब क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिस फॉर्म के अंदर यही सेम फॉर्म होगा, मतलब यही जिसमें हम जो भी स्टूडेंट ID बताएंगे ना और उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा देंगे
वो जो हम स्टूडेंट आईडी बताएंगे ना उस आईडी के अंदर जाएगा और उसके नेम, क्लास और सीजीपी को अपडेट कर देगा। यहाँ पर आते हैं और आकर यहाँ पर हमने जो है अब क्या करना है, ये जो हमने क्रिएट के अंदर फॉर्म दिया था ना, क्रिएट के अंदर जो फॉर्म दिया था, ये जो फॉर्म है ये वाला, इसी फॉर्म को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और जाके प्रिंट कर लेते हैं। कहाँ बोला, इस फॉर्म को यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सर्च के बाद ये है जी हमारा अपडेट वाला पोर्शन। इस अपडेट वाले पोर्शन के अंदर हम इस फॉर्म को पेस्ट कर देते हैं। चलें, इतना हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ को भी रिमूव कर देते हैं। ओके जी, और उसके बाद ये फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट आईडी है जी, लेकिन यहाँ पे आपको ना एक फॉर्म मतलब एक HTML का जो आपका पेज होता है, इसके अंदर आप सेम आईडी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे आईडी चेंज करते हैं। लाइक इसको हम आईडी देते हैं अपडेट आईडी, यहाँ पर इसको आईडी देते हैं अपडेट नेम, और यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं लाइक अपडेट क्लास, और इसको आईडी दे देते हैं अपडेट CGPA, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बटन है। इस बटन में जैसे हम क्लिक करें दोस्तों हमारे पास ना अपडेट रिकॉर्ड वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम चेंज करते हैं अपडेट, और यहाँ पर भी आप जो है वो अपने बटन के अंदर लिखो अपडेट, ठीक है जी। दोबारा से रीलोड करते हैं अपने पेज को, रीलोड किया, अपडेट भी आते हैं और ये देखें यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आ चुका है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सीज क्लास और CGPA। अब यहाँ पे आप उस स्टूडेंट की आईडी दोगे जिसके रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे उसका जो भी आपने अपडेटेड नेम बताना है, जो भी क्लास बतानी है, जो भी CGPA बताना है वो बताएं, और उसके बाद अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। चलें जी, अब दोस्तों हम यही सेम काम जो हमने क्रिएट फंक्शन में किया हुआ ना, यही सेम काम हमने उसमें भी करना है, अपडेट वाले फंक्शन में भी करना है। तो यहाँ पे इसको किया सेव हमने, और यहाँ पर सर्च के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हमने इस पूरे फंक्शन को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ फ़र्क कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने स्टूडेंट की आईडी फैच की, स्टूडेंट की आईडी, नेम, क्लास और CGPA, लेकिन यहाँ पे आईडी चेंज हो चुकी है। अब याद है ना, हमने यहाँ पे अपडेट वाले फॉर्म के अंदर ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड है, इनकी आईडी चेंज कर दी है। क्या आईडी है, अपडेट आईडी, इसकी आईडी है अपडेट नेम, इसकी आईडी अपडेट क्लास, उसकी आईडी है अपडेट CGPA। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ ना STD, यहाँ पे आप लिख लो क्या बोला अपडेट, और नीचे भी जहाँ पे हमारे पास ये जो STD है इसको चेंज करके लिख दो सॉरी, यहाँ पे अपडेट, इसको किया हमने यहाँ से ऐसे कॉपी, और यहाँ पर ये जो STD है इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे STD है इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, और ये जो STD है इसकी जगह पे भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन जनाब हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम जो है वो मैसेज नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक अलर्ट दिखा देंगे। तो यहाँ पे अलर्ट दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल अलर्ट लगा लिया, और इस अलर्ट के अंदर आपने इस तरह से दे दिया ये मैसेज, ठीक है जी। इसी तरह सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप इसको भी कर लो कॉपी करने के बाद इस पूरे को ऐसे पेस्ट कर दो, इसकी जगह पे ऐसे पेस्ट करो, और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे इसकी ब्रैकेट बंद कर दो, राउंड अलर्ट की राउंड ब्रैकेट बंद कर दी। ऐसे यहाँ पे भी हमने यही सेम काम करना है, या ये अलर्ट लगा दिया और यहाँ पर हमने इस अलर्ट की बॉडी को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आपने करना है कि अगर स्टूडेंट है वो अगर हमारी CGPA वाले इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी CGPA एंटर नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आगे अलर्ट दे देंगे, क्या बोला कि प्लीज़ फिल स्टूडेंट CGPA। ओके जी, चलें इतना कर लिया। लेकिन अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एल्स पोर्शन में आएंगे और आकर बाकी सारा काम जो है सर्च वाला करेंगे। सर्च वाला कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ढूंढेंगे वो, क्योंकि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये जो स्टूडेंट ने आईडी दी है ना, ये जो स्टूडेंट आईडी हमें दी है, इस स्टूडेंट आईडी को हमने सर्च करना है सबसे पहले अपनी अरे के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सर्च वाला कोड ना, इसको यहाँ पे फैच करेंगे। ये देखें ये हमारा सर्च का कोड है, इस पूरे के पूरे कोड को हम यहाँ पे करेंगे क्या बोला कॉपी। चलिए वैसे ही लिख लेते हैं, मैनुअली लिख लेते हैं, सर्च करने की क्या ज़रूरत है, इसको मैनुअली लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देखें जनाब, यहाँ पर STD ID STD नेम, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम यहाँ पे न्यू कोड लिखते हैं। इस कोड को भी आप भूल जाओ, तो ये कोड हम लिखने जा रहे हैं क्या बोला, सर्च का कोड लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आईडी, क्योंकि हमने आईडी ढूंढनी है तो फिर उस आईडी के अकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट i = 0 से स्टार्ट करो, और उसके बाद i लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल के बराबर जाओ, और उसके बाद i को प्लस करते जाओ।
अब इस फॉर लूप के अंदर हमने कहा इफ़ जो मेरा std वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ std कौन सा, ये वाला वेरिएबल जिसमें हमने अभी अभी स्टूडेंट की आईडी फैच की है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये जो मेरा स्टूडेंट आईडी वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू को कंपेयर करो किसके साथ, अरे की आईडी के साथ। तो मैंने यहाँ पे कहा std वाला जो वेरिएबल है उसको मैच करो किसके साथ, स्टूडेंट रिकॉर्ड की जो मेरी अरे है उसके आई वाली रो के 0 वाले कॉलम की वैल्यू साथ। तो अगर तो ये मैच कर जाती है इफ़ के साथ, अगर ये मैच कर जाती है तो मैंने कहा फिर ये क्या करो, फिर हमारे पास सिर्फ नेम क्लास और CGP को सिर्फ अपडेट हमने करना है। तो यहाँ पे इसको कट किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा जो मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसकी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। तो यहाँ पे इसको आप अपडेट करो, यहाँ पे आई वाली रो बताओ। तो हमने कहा जो भी मेरी आई वाली रो है उसके 1 वाले कॉलम में नेम अपडेट कर दो, 2 वाले कॉलम में क्लास अपडेट कर दो और 3 वाले कॉलम में CGPA अपडेट कर दो। समझने की बात की। और उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हमारे फॉर्म को जो है वो क्या कर दे, एम्प्टी कर दे, हमारे फॉर्म को एम्प्टी कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको रिमूव करते हैं। फॉर लूप से बाहर आए, मतलब जब वो फॉर लूप से बाहर आएगा ना, मतलब इस फॉर लूप से बाहर आएगा चेकिंग करने के बाद, तो चेकिंग करने के बाद इस फॉर लूप से बाहर आए और बाहर आने के बाद ये जो पूरे का पूरा फॉर्म हमारा उसको क्या कर दे, एम्प्टी कर दे। अब ये जो मैसेज हम कर रहे हैं इनर टेक्स्ट, इसको आप रिमूव कर दो, इसका काम यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ऐड नहीं किया हुआ। और उसके बाद एक अलर्ट आए, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज आए, एक अलर्ट आ जाए स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड। लेकिन ये अलर्ट कहाँ पे आए भला, ये अलर्ट मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे आए। ये अलर्ट यहाँ पे आए जहाँ पे आप इफ़ कंडीशन के अंदर आ रहे हो, मतलब जब इफ़ कंडीशन के अंदर आने का मतलब क्या है कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट आ जाए। सुना ये बात की। लेकिन अगर दोस्तों रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, इफ़ कंडीशन नहीं चलती, और यहाँ पे एक और काम, हम यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल बनाएंगे, फाउंड को प्लस करते जाएंगे साथ साथ कि अगर रिकॉर्ड में मिल गया तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल बनाते हैं, ये देखें यहाँ पे हम बनाते हैं एक फाउंड वेरिएबल, लेट FOUND फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ फाउंड के अंदर जाएंगे और फाउंड के अंदर जाकर यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखा देंगे उसको। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अगर आप फॉर लूप से बाहर आते हो और आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फिर सबसे पहले अपने फॉर्म को क्लियर करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो आईडी है वो चेंज की हुई है, STD आईडी नहीं है, यहाँ पे अपडेट आईडी है, अपडेट आईडी कॉपी किया और यहाँ पर STD की जगह पे इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलें जी, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ के साथ कंडीशन क्या बोला, अगर जो फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू, लेकिन आप ये कंडीशन ऊपर चेक करो बोला कहाँ पे, इस मतलब फॉर्म को क्लियर करने से पहले यहाँ पर इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू अगर वो इक्वल हो किसके 0 के, तो फिर इस इफ़ कंडीशन के अंदर आए और आके एक अलर्ट जनरेट करवा दे। क्या अलर्ट जनरेट करवाए, नो स्टूडेंट आईडी फाउंड, ठीक है, ये एक अलर्ट आ जाए। चले जी, ये अपडेट वाला जनाब हमने काम कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे F5 से कहता हूँ रीलोड, और यहाँ पर लाइक मैं अपडेट भी रहता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता, अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अपडेट के ऊपर क्लिक अगर मैं करूँ दोस्तों तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ना हमने एक चीज़ लगाई हुई थी, यहाँ पर एक मिनट है ज़रा, ओहो सॉरी, यहाँ पर ये देखें गलती ये हुई हमारे हमसे। यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड को हमने कॉल नहीं करना, यहाँ पे हमने किसको कॉल करना है, अपडेट रिकॉर्ड को, क्योंकि हमने ऊपर नाम चेंज किया हुआ, तो यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड को हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रीलोड, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और अगर अपडेट पे जाके हम अपडेट पे क्लिक करें तो ये देखें कहता है प्लीज़ फिल स्टूडेंट ID, ओके किया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, वो ये कि यहाँ से हमसे ये फॉर्म तब फिल करवाए, ये फॉर्म जो है वो तब फिल करवाए जब हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा हो, ठीक है, कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा हो, फिर ये हमसे फॉर्म जो है वो फिल करवाए। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर, बल्कि ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लें आपके पास यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, बल्कि आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना आप वो चेक कर लो, कंडीशन चेक कर सकते हो आप कि लाइक आपके पास जो अरे है क्या उसके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि
नहीं पड़ा हुआ, तो अपडेट करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए। वैसे अच्छी बात है कि आप चेक करो पहले। तो उसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके इफ़ के साथ चेक करो क्या बोला, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से। अगर तो 0 से ग्रेटर है तो ये जो बॉडी यहाँ से आपने जो ओपन की है इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे लास्ट पे जाके जहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है इसके एंड पे, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। और ये जो बिटवीन वाला कोड है सारे कोड को इसके अंदर थोड़ा आगे की तरफ रिप्लेस कर दो, ऐसे थोड़ा आगे की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आ गया। और इस इफ़ कंडीशन के बाद, मतलब इस इफ़ कंडीशन के बाद हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया, एल्स अलर्ट में आ जाए और अलर्ट में आके एक मैसेज डिस्प्ले कर दे। वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज बेसिकली ये होगा, नो सॉरी डेटाबेस इज़ एम्प्टी, डाटा बेस इज़ एम्प्टी, ये मैसेज होगा। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रीलोड। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों अपडेट पे जाऊँ और यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे कहता है डेटाबेस इज़ एम्प्टी। समझ लगी बात की। चलें, इतना दोस्तों हमने कर लिया। अब हमने काम करना है डिलीट के ऊपर। तो डिलीट पे काम क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे वही सेम जैसे हमने सर्च के अंदर ये जो जैसे हमने सर्च के अंदर ये फॉर्म बनाया था ना, ये इनपुट फील्ड बनाई थी और एक सर्च का बटन बनाया था, ऐसे हमने डिलीट के अंदर भी करना है कि एक हमने इनपुट फील्ड बनानी है और उसके बाद एक बटन बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं सर्च वाले बॉक्स के अंदर, सर्च वाले टैब के अंदर, सॉरी हमारे पास सर्च का टैब कहाँ पे है, ये दोस्तों हमारे पास सर्च का टैब है। ये देखें, ये सर्च का टैब है, इसके अंदर ये जो हमने फॉर्म बनाया था ना, इसी फॉर्म को हम कॉपी कर लेंगे। तो इसी फॉर्म को हमने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं कहाँ बोला, अपने डिलीट वाले टैब के अंदर। यहाँ पे डिलीट वाले टैब में आए और यहाँ पर आके इसको फॉर्म को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आईडी चेंज होगी, यहाँ पे सर्च आईडी नहीं आएगी, यहाँ पे डिलीट आईडी आएगी, डिलीट आईडी, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे यस फंक्शन का नाम भी हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा डिलीट रिकॉर्ड, और उसके बाद यहाँ पे बटन के ऊपर क्या लिखना है हमें, डिलीट। चलें जी, इतना कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं वापस, F5 से करते हैं रीलोड, डिलीट पे जाते हैं और ये देखें जनाब हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज करते हैं अपने बटन का। ये जो हमारे पास बटन है डिलीट का, इसका कलर प्राइमरी नहीं, हम यहाँ पे डेंजर कर देते हैं, डेंजर। सेव किया, वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं, डिलीट पे जाते हैं और ये देखें जनाब यहाँ पे, ठीक है। अब जनाब जैसे हम डिलीट वाले पोर्शन पे आए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी देंगे और उसको डिलीट करेंगे। अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो ये उसे डिलीट करेगा, अदरवाइज डिलीट नहीं करेगा। वापस चलते हैं अब, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इस फॉर्म के बाद ये जो फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, हम एक अलर्ट दिखा देंगे उसके लिए। तो वापस चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आकर हम एक बनाएंगे फंक्शन। तो डिलीट का फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और उसका नाम क्या होगा, डिलीट रिकॉर्ड, हमारे फंक्शन का नाम है। अब इस फंक्शन के अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, इफ़ के साथ हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाली जो वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर वो 0 से ग्रेटर है इसका मतलब हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने कहा एक अलर्ट जनरेट करवा दो, एक अलर्ट जनरेट करवा दो जिसमें ये लिखा हुआ है डेटाबेस इज़ एम्प्टी, डेटाबेस इज़ एम्प्टी। सेव करते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी रीलोड करता हूँ अपने पेज को, डिलीट पे जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डेटाबेस इज़ एम्प्टी। चलिए जी, एक हमने काम कर लिया। अब दूसरा हमने काम ये करना है कि जब कोई बंदा यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आईडी बताएगा, वो स्टूडेंट आईडी सबसे पहले क्या होगी, सॉरी चेक होगी कि क्या यहाँ पे स्टूडेंट ने कोई आईडी बताई या कि नहीं बताई। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आईडी वाला एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम आईडी को टारगेट करेंगे। तो आईडी को टारगेट कैसे करना है, उसके लिए हम अपनी ये जो इनपुट फील्ड है डिलीट वाली, इसमें से अपनी आईडी फैच करेंगे। तो आईडी फैच करने के लिए हमने इस इनपुट फील्ड को एक आईडी दी हुई है, याद आया आपको, मैंने इसको एक आईडी दी थी डिलीट आईडी के नाम से। ये देखें, ये हमने इसको एक आईडी दी है डिलीट आईडी के नाम से। इसको हम फैच कॉपी कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आगे हमने क्या कहा, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, डिलीट आईडी डॉट, मैंने कहा उसकी जो भी वैल्यू है मुझे फैच करके दे दो। चलें जी, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ जो आईडी वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी है। अगर तो एम्प्टी है तो मैंने कहा इस इफ कंडीशन के अंदर आओ और एक अलर्ट जनरेट करवा दो। क्या बोला, लिख दो प्लीज़ एंटर स्टूडेंट आईडी फॉर डिलीशन, ठीक है। ये एक अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको, रीलोड करता हूँ,
डिलीट भी जाता हूँ, अभी वो कुछ नहीं करेगा, अभी वो कहेगा प्लीज डेटाबेस इज एम्प्टी। ठीक है, चलें जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अगर दोस्तों ये आईडी जो है वो एम्प्टी होगी तो ये अलर्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर आईडी एम्प्टी नहीं होगी तो फिर ये क्या करेगा, इफ़ के बाद एल्स पोर्शन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही एल्स पोर्शन में आएगा इसका मतलब क्या है कि हमें हमारी जो आईडी है वो यूज़र ने हमें दी है, मतलब आईडी एम्प्टी नहीं है, आईडी एम्प्टी नहीं है, यूज़र ने कुछ ना कुछ आईडी जो है वो टाइप कर दी है। अब वो जो यूज़र ने आईडी टाइप की है हम उसको सर्च करने जा रहे हैं, तो सर्च कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिर वही सेम चीज़ लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, अब मतलब अपनी लूप स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से और उसको पूरी अरे को विजिट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहा आई लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला वेरिएबल और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे फॉलो के अंदर हमने क्या करना है, इफ़ के साथ चेक करना है जो आईडी वाला वेरिएबल है क्या वो मैच कर रहा है किसके साथ, मेरी जो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो अरे है उसके आई वाली रो के ज़ीरो वाले कॉलम के अंदर जो आईडी पड़ी हुई है उसके साथ। अगर तो ये मैच कर जाता है तो हमने क्या करना है, ये जिस रो के नंबर के साथ हमारी आईडी मैच की है, हमारी आईडी जिस वाली रो की पोजीशन के साथ मैच की है उस वाली रो को आपने डिलीट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपने अगर अपनी अरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को अगर आपने डिलीट कराना तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम अपनी अरे का नाम बताते हैं, आगे हम लिखते हैं डॉट सप्लाई से ना, इसके अंदर एक फंक्शन है सप्लाइज के नाम से, जिसमें ना बेसिकली हम ये बताते हैं कि आपने किस पोजीशन को डिलीट करना है। सप्लाइज अरे के अंदर एक फंक्शन है जिसमें हम ये बताते हैं कि आपने किस इंडेक्स वाले पोर्शन को डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा जो आई वाली रो है उसको डिलीट कर दो, देन कॉमा, अब हमने ये तो बता दिया कि कौन सी नंबर वाली रो को डिलीट करना है। अब कितनी रो डिलीट करनी है ये तो आपने बताया नहीं, एक रो डिलीट करनी है, दो, तीन, कितनी, मैंने कहा वन, एक ही रो से डिलीट करनी है। चलें जी, तो आप बेसिकली कह रहे हो जो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली अरे है उसके अंदर जाओ सप्लाइज, उसके अंदर जाओ, एक फंक्शन क्या है कि आई वाली जो मेरी रो है उसको डिलीट कर दो, और कितनी रो डिलीट करनी है, सिर्फ एक ही रो डिलीट करनी है। समझ की बात की, जैसे ये रो डिलीट करेगा तो हम यहाँ पे अलर्ट देंगे, क्या बोला, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। चलें ये अलर्ट आ गया, और इस अलर्ट के बाद देखें एक रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी अरे में कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो जैसे हमने एक रिकॉर्ड डिलीट किया तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को माइनस मतलब डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि एक रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया है, लिहाजा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले वेरिएबल की वैल्यू को माइनस कर दिया। समझ लगी बात की। और उसके बाद यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू को प्लस करते हैं, जो हमें ये बताएगा कि हमें वैल्यू मिल गई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फाउंड वेरिएबल, मैंने यहाँ पे कहा लेट फाउंड की वैल्यू स्टार्टिंग के ऊपर क्या ज़ीरो है। ठीक है, और जैसे ही हमें रिकॉर्ड मिल गया और हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो हमने फ़ौरन से फाउंड की वैल्यू प्लस कर दिया। लेकिन अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप से बाहर आकर हम चेक करेंगे, इफ़ चेक करो जो फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या ज़ीरो की इक्वल है। अगर तो ज़ीरो की इक्वल है तो फिर यहाँ मैंने एक अलर्ट डिस्प्ले कर दिया, क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक अलर्ट दिखा दिया, स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड। चैलेंज, ठीक है जी, इतना हमने एक मैसेज दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों हमने एक काम भी करना, वो ये कि इस फॉर लूप से बाहर आकर हमने अपनी ये जो इनपुट फील्ड है डिलीट वाली इसको एम्प्टी भी करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी आईडी का नाम क्या था, डिलीट आईडी था उसका नाम, डिलीट आईडी डॉट, मैंने कहा उसकी जो भी वैल्यू है उसको इक्वल कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के। सेव किया, वापस चलते हैं जी, लें जी रीलोड करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं जी। आईडी है जी स्टूडेंट आईडी 100, स्टूडेंट का नेम KST लर्निंग, उसकी क्लास BSIT, CGPA 3.02, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और ये देखें न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं 101, स्टूडेंट का नेम खिजर शहाल, स्टूडेंट की क्लास BSCS, CGPA 2.87, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ओके, अब एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं 102, आईडी नेम अली रज़ा और क्लास उसकी BSIT, CGPA 3.01, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें न्यू रिकॉर्ड एक और क्रिएट हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया, 3 रिकॉर्ड मैंने एंटर कर दिए, बस बड़े हैं इतने। रेट भी जाते हैं और ये देखें 3 रिकॉर्ड आगे, ये देखें 100, 101, 102। सर्च भी जाते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एक रिकॉर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। पहले अगर मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कह रहा है
प्लीज़ एंटर स्टूडेंट आईडी फॉर सर्च। अगर मैं यहाँ पे कोई आईडी दूँ लाइक 105, सर्च के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें कहता है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 101 और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें कह रहा जी यस रिकॉर्ड मिल गया, खिजर शाह उसका नाम है, उसकी क्लास BSc है, CGPA 2.87। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना ये जो आईडी ना 101 इसका रिकॉर्ड अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले एक दफ़ा रेट पे जाता हूँ और ये देखें दोस्तों यहाँ पे अब 3 नेम है, KSC लर्निंग, खिजर शाह और अली रज़ा। यहाँ पे जो आईडी है ना 101 मैं उसका रिकॉर्ड अपडेट करके दिखाऊंगा, उसका गौर से रिकॉर्ड देख लें। 101 की जो आईडी है उसका नेम खिजर शाह है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको अपडेट करके दिखाऊंगा आपको। अपडेट पे जाता हूँ और यहाँ पर आईडी मैंने सबसे पहले दी 101, उसका नेम मैंने अपडेट करके रख लिया। क्या वाला रख लेते हैं, लेट्स हसीब रख लेते हैं, हसीब। क्लास उसकी मान लो BSSC कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको CGPA 3.89 कर लेते हैं। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें कहता है स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके किया। रीड पे जाते हैं और ये देखें दोस्तों हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी थी 101 उसका देखें नेम भी अपडेट हो गया, उसकी क्लास भी अपडेट हो गया और उसका CGPA भी अपडेट हो गया। लेकिन बाकी जो 2 रिकॉर्ड देखें वो वैसे के वैसे ही हैं। अब डिलीट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई सबसे पहले डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ एंटर स्टूडेंट आईडी फॉर डिलीशन, ओके किया। यहाँ मैं एक आईडी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक आईडी है जी 101, इसी को मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो डिलीट पे जाता हूँ, यहाँ मैंने कहा आईडी है जी 101 और डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखें कहता है स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके किया। डिलीट पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा और ये देखें दोस्तों 101 वाली जो आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब अगर मैं डिलीट पे वापस जाऊँ और यहाँ पर मान लो मैं कोई और आईडी देता हूँ, मान लो 106, डिलीट के ऊपर क्लिक किया, वो कहता है स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड, ओके किया। चलें जी आपका पूरे का पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने कोई भी बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ नहीं की, ना ही हमने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया। हमने सिर्फ ओनली HTML, बूटस्ट्रैप 5, CSS का थोड़ा सा पोर्शन, जस्ट ओनली थोड़ी सी CSS यूज़ किया ना होने के बराबर, और सारी लॉजिक्स और डाटा जो है वो हमने कहाँ स्टोर किया, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी अरे के अंदर, और सारी लॉजिक जो है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से परफॉर्म किया। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको HTML, बूटस्ट्रैप 5 और जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी और इंशाल्लाह आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इस तरह की नॉर्मल ज़्यादा बहुत हाई लेवल के एडवांस नहीं मैं कह रहा, कम से कम इस तरह के मीडियम लेवल के या स्मॉल लेवल के आप प्रोजेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो है आप क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।